हाय चैम्प्स, मैं आपका दोस्त ये सुनील आप सबके सामने आ गया हूं अपने इस नेक्स्ट सेशन के साथ। दोस्तों, हम आपके साथ इंट्रोडक्शन का टॉपिक कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको कई सारे बेसिक पॉइंट्स के बारे में एक्सप्लेन करा था। जहां हमने देखा था बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमारे पास किस किस तरीके से कॉस्ट के मीनिंग होते हैं, कॉस्ट के फंडे होते हैं, और हमने कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करे थे। तो आइए दोस्तों, अपनी उसी जर्नी को अब हम थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। उम्मीद कर रहा हूं वहां तक का सारा कंटेंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जैसा कि बेटा मैंने पहले भी बोला, इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, और एट द एंड हम चैप्टर नंबर 1 आपको दिखा देंगे सारा कंप्लीट हो चुका है। बट अभी सारी चीजें नहीं होंगी, कुछ कुछ चीजें बचेंगी, कुछ कुछ चीजें होंगी। तो आप सिर्फ इन्हीं के साथ चलिए, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं इनके साथ करेंगे, आपका सारा काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। गॉट इट? चलिए दोस्तों, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां पर आकर हमारा अब हम चलते हैं बेटा आगे। देखिए दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, जिसका नाम है बच्चों कॉस्ट ऑब्जेक्ट। भाई, हमने आपके साथ पढ़ लिया कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। फिर हमने ये भी पढ़ लिया कॉस्ट का मतलब क्या होता है, हम इसे क्यों निकालते हैं, एंड सो ऑन। अब बात है दोस्तों, कॉस्ट किस पर्पस के लिए निकाल रहे हैं। भाई देखो, कॉस्ट निकालने के अलग अलग पर्पस हो सकते हैं। एक तरफ कंपनी कह सकती है मुझे तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट निकालनी है, या कंपनी ये भी कह सकती है मुझे मेरी फैक्ट्री की कॉस्ट निकालनी है, या मुझे एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऑफिस की कॉस्ट निकालनी है, या मुझे एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकालनी है। कंपनी के अलग अलग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बेटा कॉस्ट को कंप्यूट करा जाता है। सो बिफोर कंप्यूटिंग कॉस्ट इट शुड बी क्लियर कि अल्टीमेटली बेटा हम चाहते क्या हैं, या व्हाट शुड बी द डिजायर्ड टारगेट जो हम प्लान कर रहे हैं। उसी को हम बोलते हैं बेटा कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब यहां पर क्या हो गया, भाई हम कॉस्ट किस पर्पस के लिए आपके साथ कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो भाई अगर हम इसको सिंपल भाषा में बोले तो ये क्या हो जाएगा, ये कोई भी एक एनी आइटम हो सकती है, कोई भी एक पर्टिकुलर थिंग हो सकती है फॉर विच कॉस्ट आर बीइंग सेपरेटली मेजर्ड। भाई ये कोई भी एक आइटम हो सकती है जिसके लिए हम अपनी कॉस्ट को बेटा सेपरेटली मेजर कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें बेटा, ये आपको कार दिख रहा है बेटा, अगर कंपनी मारुति कंपनी, ये हमने स्विफ्ट डिजायर की गाड़ी रखी है, मारुति कंपनी कहती है भाई मुझे तो पर कार वाइज कॉस्ट चाहिए, मुझे तो पर कार वाइज कॉस्ट चाहिए। तो बेटा यहां पर जो एग्जामिनर या हमारा जो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, पर कार वाइज। एक कार की कॉस्ट निकालना इज बिकम द कॉस्ट ऑब्जेक्ट। अगर मैं यहां पर बात करूं, आपको यहां पर एयरप्लेन दिख रहा है, अब ये एयरप्लेन वाली कंपनी बेटा कह सकती है मुझे तो पर फ्लाइट कॉस्ट चाहिए, कि एक फ्लाइट एक तरफ जाएगी तो क्या कॉस्ट। या यहां पर ऐसा भी करा जा सकता है, पर पर्सन आपको कॉस्ट चाहिए, पर पर्सन या कस्टमर। भाई आपका जो एक कस्टमर या एक पर्सन बेटा एक तरफ फ्लाई करेगा, उसकी कॉस्ट क्या आती है। तो डिपेंड करता है बेटा कंपनी किस पर्पस, क्या सोचकर कॉस्ट निकाल रही है, जो भी वो सोचेगी वो उसका क्या बन जाता है बेटा, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। अब देखो भाई, हमने क्या बोला भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कंपनी को जिस तरीके से डेटा चाहिए उसी से प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि वो फर्दर एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग कर पाए। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इट रिमेन्स न्यूक्लियस या सेंट्रल पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑफ कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस। भाई ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है कि भाई आपका जो कॉस्ट ऑब्जेक्ट है वो आपका एक सेंट्रल पार्ट है या न्यूक्लियस है, जिसके बेस पर बेटा आपका सारा का सारा क्लासिफिकेशन और एनालिसिस डिपेंड करेगा। अगर कंपनी कहती है मुझे पर फ्लाइट चाहिए, तो बेटा हमें सारी चीजें उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करनी पड़ेगी। कंपनी कहती है नहीं जी मुझे तो पर पर्सन या कस्टमर वाइज चाहिए, तो बेटा उसके अकॉर्डिंग। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिफोर स्टार्टिंग ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। आई होप बेटा सबसे पहले ये मीनिंग क्लियर हो गया कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अब हम यहां पर थोड़े से और चीजें देखें। बेटा ये देखिए आपके पास यहां पर कॉस्ट ऑब्जेक्ट आ रही हैं। अगर हम यहां पर बेटा कॉस्ट ऑब्जेक्ट की आपके साथ थोड़ी सी और बातें करें, तो देखिए यहां पर आपके पास क्या है। अगर और एग्जांपल देखें तो आपके पास यहां पर बेटा मेट्रो ट्रेन का एग्जांपल आपको दिख रहा है।
यू आर एबल टू सी कि यहां पर बच्चा हमारे पास मेट्रो ट्रेन का एग्जाम्पल है। आप बताइए ये जो मेट्रो रेल है यहां पर कॉस्ट कैसे निकाली जाती है? तो सर अगर हम इसकी बात करें तो मेट्रो के केस में बेटा जो कॉस्ट होती है वो कैसे होती है? पर प्रोजेक्ट वाइज होती है। भाई आप ये कहते हो ये यहां से यहां तक का जो डेस्टिनेशन है वहां तक की कॉस्ट कितनी है? अब ये बेटा यहां पर प्रोजेक्ट वाइज हो सकती है या फिर फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अदर हो सकती है। तो भाई आप किसी भी प्रकार से कॉस्ट को निकाल सकते हो फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अदर। आप कोई भी बेसिस ले सकते हो, कहने का मतलब ये है। अगर मैं यहां पर बात करूं, ये आपको दिख रहा है बेटा क्रूड ऑयल है जिससे आपने बड़ी सारी चीजें निकाली। ये आपने बचपन में देखा होगा बेटा, ऐसा डायग्राम हम फिजिक्स वगैरह में बनाते थे, है ना। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये एक प्रोसेस चल रहा है। अब कंपनी चाहे तो बेटा प्रोसेस वाइज कर ले। अब प्रोसेस वाइज अगर करे तो यहां पर बेटा क्या हो जाएगा, यहां पर हम कह सकते हैं पर प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑयल। भाई एक बार अगर हम रिफाइनिंग करेंगे तो उसके लिए बच्चा हमारे पास क्या कॉस्ट आएगी, इस तरीके से बेटा आ सकता है। तो देखो कहने का मतलब सिंपल है कि भाई अलग अलग प्रकार से डेटा निकाला जा सकता है। यहां पर अगर देखें ये ह्यूमन रिसोर्स है, ये हमारा एक डिपार्टमेंट हो गया। अगर मैं डिपार्टमेंट की बात करूं तो आप कह सकते हो बेटा एचआर डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकालो, आप कह सकते हो अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाइज निकालो, एक्सेट्रा। भाई देखो कहने का सिंपल सा क्रक्स में मतलब है, आप जब बात करते हो बेटा अपनी कॉस्ट की, ऑब्जेक्टिव की, तो आप उसको अलग अलग तरीकों से बेटा निकाल सकते हो। ये कौन सा तरीका यूज करना है ये तो कंपनी के बिजनेस के अकॉर्डिंगली वेरी करेगा, या कंपनी को किस तरीके से निकलवाना है उन पर वेरी करेगा। ये जो तरीका होता है नॉर्मली बेटा इंडस्ट्री वाइज चलता है कि कौन सी टाइप की इंडस्ट्री में आपको किस तरीके से काम करना पड़ेगा। आई होप दोस्तों ये बात समझ में आ गई हो। चलिए, सो दैट ब्रिंग्स अस टू द क्लोजर ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। बेटा सबसे पहले कॉस्ट ऑब्जेक्ट के बाद बेटा अगला वर्ड जो हमें सीखना है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट यूनिट। अब ये क्या होता है सर? तो भाई देखो, आप जैसे मार्केट में जाते हो बेटा बनाना परचेज करने, तो आप बनाना को कैसे परचेज करते हो? भैया को क्या बोलते हो? दुकान वाले भैया को। तो दुकान वाले भैया को आप सीधी बात बोलते हो कि भैया इतने डजन दे दो या इतना नंबर ऑफ बनाना दे दो, इस तरीके से बात करते हो। जनरली बनाना जो होते हैं वो पर डजन वाइज एक्सप्रेस होते हैं, तो हमने कहा ये आप पर डजन वाइज खरीदते हो। एप्पल की बात करूं तो आप वो पर केजी वाइज परचेज करते हो। मिल्क की बात करें तो वो आप पर लीटर वाइज परचेज करते हो। अगर मैं यहां पर लास्ट एग्जांपल देखूं बेटा, यहां पर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं क्लास में, तो आप फी जो देते हो वो क्या होती है? पर स्टूडेंट वाइज होती है आपकी फीस। अब आप ध्यान से सुनिएगा बेटा, हमने अलग अलग कैटेगरी के लिए प्राइस निकालने का तरीका निकाला कि हर कैटेगरी में प्राइस को किस तरीके से एक्सप्रेस करा जाता है, किस टर्म्स में आप प्राइस को एक्सप्रेस करते हो। तो जिस टर्म्स में हम प्राइस को एक्सप्रेस करते हैं बेटा वो हमारा कहलाता है कॉस्ट यूनिट। दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज कॉस्ट यूनिट, मतलब द टर्म्स इन विच कॉस्ट आर एक्सप्रेस्ड। भाई जिस टर्म्स में आप कॉस्ट को एक्सप्रेस करोगे या एसर्टेन करोगे। जैसे आपके सामने मैंने एग्जांपल दिया बेटा, बनाना डजन में एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो ये इसकी बन गई बेटा कॉस्ट यूनिट। जिस टर्म्स में जो आइटम एक्सप्रेस करी जाएगी उसकी कॉस्ट का तरीका या मार्केट में बेचने का तरीका बेटा वो उसका क्या बन जाता है? कॉस्ट यूनिट। अब जैसे ये हमने बेटा 4 एग्जांपल्स आपके साथ देखे, और एग्जांपल देखते हैं। चलिए मुझे बताइए जरा, अगर मैं बात करूं बेटा ऑटोमोबाइल की, तो ऑटोमोबाइल जैसे कि आपको ये गाड़ी दिख रही है, आप जब गाड़ी परचेज करने जाते हैं तो कैसे खरीदते हैं? आप बेटा नंबर वाइज खरीदते हैं, एक कार चाहिए, 2 कार चाहिए, 3 कार चाहिए, कितनी कार चाहिए। तो जितने नंबर ऑफ कार चाहिए वो इसका क्या बन गया बेटा? आपका कॉस्ट यूनिट। अगला आपको दिख रहा है बेटा सीमेंट। अगर मैं सीमेंट की बात करूं, सीमेंट आप कैसे खरीदते हो? सीमेंट आप या तो पर केजी या टन के हिसाब से, या फिर आप पर बैग वाइज परचेज करते हो, जो एक स्टैंडर्ड मार्केट में चलता है कि भाई एक बैग में कितने केजी सीमेंट है, आप उसके हिसाब से खरीद लो। मार्केट में लूज भी मिल जाता है, टन वाइज भी मिल जाता है, जैसे खरीदना चाहो। तो यानी कि इसकी क्वांटिटी किस टर्म्स में हो रही है? केजी, टन, इस तरीके से। अगला है बेटा ये आपको छोटी छोटी बॉटल्स दिख रही है। बॉटल्स किस चीज की?
सर ये कुछ ना केमिकल से है। तो बेटा जब आप केमिकल परचेज करते हो आप कैसे करोगे, आप या तो लीटर्स में लेते हो या इनको बेटा गैलन्स में एक्सप्रेस करा जाता है। इस तरीके के यूनिट्स को इन तरीकों में एक्सप्रेस करा जाता है। ये सब आपके क्या बन गए बेटा, कॉस्ट यूनिट। अगला बेटा आपको दिख रहा है, ये वायरिंग दिख रही है, बड़ी बड़ी पावर प्लांट्स होते हैं, इससे पावर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। अगर ये पावर या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है तो बेटा कैसे होती है, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसकी यूनिट क्या होती है, उसको हम बोलते हैं बेटा किलोवाट आवर्स। आपने देखा होगा KWH बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे भी लिखा होता है। तो इसमें दो चीजें मिलाकर बनती है किलो वॉट आवर्स। भाई एक अप्लायंस जो एक पर्टिकुलर वॉट का है वो कितने आवर्स चलेगा उनको मिलाकर, प्यार से बेटा इसको हम KWH बोल देते हैं। हम इसको घरों पर यूनिट के नाम से जानते हैं। हम जब अपने घर का मीटर देखते हैं तो हम मीटर्स में क्या देखते हैं, हमारी यूनिट आई, इतनी यूनिट आई। बेटा वो यूनिट कुछ नहीं होती, वो यूनिट आपकी किलोवाट आवर्स होती है। तो जब आपका मीटर रीडिंग देता है 1, इसका मतलब आपने 1 किलो 1 घंटा यूज करा। आपके पास आया 2, इसका मतलब 2 किलोवाट आवर्स यूज हुआ। एंड सो ऑन। जो यूनिट्स होती है वो बेटा KWH होती है। थोड़ा टेक्निकली मैंने बता दिया आपको। गॉट इट। ये सब किस चीज के एग्जाम्पल हैं सर, ये सारे के सारे हमारे कॉस्ट यूनिट के एग्जाम्पल है। हम अपनी कॉस्ट को जिस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे ये सब वही आपके एग्जाम्पल चल रहे हैं। आप अपनी कॉस्ट को जिस तरीके से बनाएंगे वो आपके कॉस्ट यूनिट है। तो सर क्या ये हमारे लिए जरूरी है पढ़ना कि हमें अलग अलग इंडस्ट्री का पता होना चाहिए, मैंने कहा यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज बेटा पेपर में इसके ऊपर MCQ बन सकता है, जहां पर एग्जामिनर आपको बोलेगा ऑटोमोबाइल सेक्टर में कौन सी होती है, 3-4 ऑप्शन दे देगा या कोई भी ऑप्शन दे देगा, केमिकल केस में क्या होगा, पावर के केस में क्या होगा। सो यू हैव टू रिकॉल दिस, ये आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। अभी इतने नहीं है, और भी है, अभी दिखाता हूं, है ना। चलिए अगला आपको दिख रहा है बेटा, यहाँ पर पाइप्स दिख रहे हैं, कुछ स्टील के पाइप्स वगैरह हैं। तो स्टील का जो यूनिट होता है वो आपके पास टन्स में बिकता है। अगला है ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर। अगर आप यहां देखेंगे एयरप्लेन, ट्रेन, कार, शिप एंड सो ऑन सारी चीजें हैं। तो यहां पर आपको जो यूनिट होती है बेटा वो होती है आपकी पैसेंजर किलोमीटर। इसका मतलब भाई जब आप ट्रैवल करते हो ट्रेन में, आप ट्रेन में, बस में, कहीं भी ट्रैवल करते हो, आप अपनी टिकट लेते हो और जितने डिस्टेंस आपने कवर करना है उतने की। मान लो आपने A से B तक जाना है तो आप A से B तक अपनी टिकट लोगे और उस व्हीकल में बैठ जाओगे। बस तो आगे C D E सब कवर कर रही है, बट आप जहां तक जाते हो तो आप जितने किलोमीटर जाओगे आप उतनी टिकट लेते हो, तो दैट इज कॉल्ड पैसेंजर किलोमीटर आपका। ये आगे जाके बेटा पूरे नाम आएंगे, हमारे पास टॉपिक आएगा पूरा ट्रांसपोर्ट सेक्टर का। अब आपको यहां पर दिख रहा होगा बेटा ये गैस का कनेक्शन दिख रहा है, ये हमारा है नेचुरल गैस का कनेक्शन जो आजकल हमारे घरों में लगा होता है। तो इसकी जो यूनिट होती है बेटा वो आती है आपकी क्यूबिक फीट के केस में। इसकी जो यूनिट होती है वो हम लेते हैं क्यूबिक फीट के केस में। तो भाई ये आपके पास अगेन क्या बन गई, सारी की सारी कॉस्ट यूनिट। तो जैसा कि मैंने बोला भाई, हमने क्या पढ़ा था, कॉस्ट यूनिट का मतलब है किस टर्म्स में आप अपनी कॉस्ट को बेटा एक्सप्रेस कर रहे हो, इन व्हाट टर्म्स यू आर एक्सप्रेसिंग योर कॉस्ट। जिस टर्म्स में आप अपनी कॉस्ट को एक्सप्रेस करोगे वो कहलाता है हमारा कॉस्ट यूनिट। अब मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स देकर बेटा यहां पर दिखाए हैं कि क्या क्या है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। मैं कुछ और एग्जांपल्स यहां पर दे रहा हूं, ये आपको बेटा अपने पास से याद करने पड़ेंगे बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से MCQ पक्का बन सकता है। आज से पहले भी ओल्ड कोर्स में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आते थे, एग्जामिनर 5 नंबर का 4 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन पूछता था, बट अब तो MCQ है तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेगा। ठीक है, तो ये आपको बेटा याद करने पड़ेंगे सारे के सारे कॉस्ट यूनिट। ठीक है, चलिए तो यहां पर आकर हमारा कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। अब इसी से मिलता जुलता एक और टर्म है जो सीखना है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ड्राइवर। अब एक नया वर्ड आएगा बच्चा, कॉस्ट ड्राइवर। नाउ व्हाट इज कॉस्ट ड्राइवर? ड्राइवर कौन होता है दोस्त? सर ड्राइवर वो होता है जो व्हीकल को ऑपरेट करता है, जिसकी वजह से व्हीकल्स में मूवमेंट आती है, राइट। अब ऐसे ही बेटा हमारा बना कॉस्ट ड्राइवर। ये वो एलिमेंट है जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट में बदलाव आएगा।
जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट पे एक्सपेंसेस इनकर होंगे। जैसे एग्जांपल देकर बताता हूं, आपके घरों पर नॉर्मली हम सबके पास मोबाइल में या घर पर इंटरनेट की फैसिलिटी होती है। क्या इंटरनेट ऑटोमेटिक कंज्यूम होना शुरू हो जाता है? आंसर इज नो। इंटरनेट तब कंज्यूम होता है जब हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं या हम कोई ऐप रन करते हैं, हम कुछ कुछ भी इंटरनेट रिलेटेड एक्टिविटी करते हैं या हमने कोई डाउनलोड्स करे कोई, तब जाकर वो इंटरनेट यूज होता है। तो बेटा इंटरनेट यूज होता है, इंटरनेट का यूजेज होगा जब आप अपनी कोई मोबाइल में या लैपटॉप में या टीवी में कोई एक्टिविटी करेंगे। सो यानी कि वो एक्टिविटी आपके इंटरनेट के डाउनलोड को बढ़ाएगी, तो यानी कि वो उसके लिए क्या बन गई? कॉस्ट ड्राइवर। और एग्जांपल देता हूं, आपके पास घरों में हमारे पास फैन ट्यूब ये सब चीजें होती हैं, या जब स्विच ऑफ है हमारी फैंस का ट्यूब का तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है? आंसर इज नो। जब हम ट्यूब का स्विच ऑन करेंगे ट्यूबलाइट का तो बेटा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। कितनी देर आएगा? जितने टाइम तक वो इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, दैट इज ट्यूबलाइट जलेगी, उतनी देर तक बेटा बिल आएगा। तो यानी कि वो हमारा क्या बन गया बेटा? कॉस्ट ड्राइवर। सो दैट इज द सिंपल मीनिंग बेटा। अगर हम बोले कॉस्ट ड्राइवर तो ये एक फैक्टर है ड्यू टू विच कॉस्ट चेंजेस और विच ड्राइव्स द कॉस्ट। भाई जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट में बदलाव आएगा बेटा वो हमारा क्या कहलाएगा? कॉस्ट ड्राइवर। जैसे अगर हम फैन की बात करें तो फैन का कॉस्ट ड्राइवर बेटा अगेन क्या हो जाएगा? किलोवाट आवर। भाई फैन जितने किलोवाट का है और जितने आवर्स इस्तेमाल होगा उसके बेस पर आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा। तो दैट इज नोन एज योर कॉस्ट ड्राइवर फॉर द फैन। इसकी वजह से बेटा इस फैन की कॉस्ट में, इसकी यूजेज की कॉस्ट में हमारे पास क्या आएगा? बदलाव आएगा। आई होप दोस्तों पहले इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं बोलना भूल गया आज की क्लास में बेटा, ये नोटिंग वाला पार्ट था जो आपने करना था। कहां से? हमने यहां से शुरू करा था। तो आज सबसे पहले तो ये दो बेसिक मीनिंग नोट करनी है। पिक्चर्स आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, ये आप सेव करके रख लेना, बाद में रिवीजन में काम आएगा। बाकी मैं जो अलग से नोट्स दूंगा उसमें भी मिल जाएगा। ये कॉस्ट यूनिट का बस आपको एक लाइन का मीनिंग नोट करना है। आप चाहो तो बेटा बाकी ये नोट करना चाहते हो कर लेना, बिकॉज ये सब हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। तो आप ये वाले कॉस्ट यूनिट और ये सब बेटा नोट करके रखने हैं तो रख लेना एक जगह पर, नहीं करोगे तो भी चलेगा, ये बाद में आपको नोट्स आपको मिल ही जाएंगे, ये सारी फाइल आपके पास आई जाती है। अब इसके बाद कॉस्ट ड्राइवर भी आपने नोट करना है, एक लाइन का मीनिंग बस, कॉस्ट ड्राइवर का मतलब क्या है। ठीक है बच्चों, चलो यहां तक का कार्यक्रम हमारा डन हो गया। तो हमने आज की क्लास में भी क्या पढ़ा? कॉस्ट यूनिट पढ़ लिया, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑब्जेक्ट और फिर हमारा कॉस्ट ड्राइवर। ये तीन एलिमेंट्स हमने बेटा आपके साथ कवर कर लिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है एक वर्ड जिसका नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। अब ये क्या होता है सर? व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर? अब देखो बच्चा, मैं इसको समझाने के लिए ना थोड़ी सी यहां की जगह यूज कर लेता हूं। लेट मी यूज सम स्पेस। दोस्तों हमारे पास एक वर्ड आया रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। अब ये क्या होता है सर ये बता दो। मैंने कहा बिल्कुल, इसलिए मैं यहां पर आपके लिए लिख रहा हूं। देखिए बेटा, अगर मैं एक सिंपल भाषा में बोलूं तो बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर हम हिंदी में कन्वर्ट करें तो इसको हम बोल सकते हैं बेटा जिम्मेदारी। इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा? जिम्मेदारी। जिम्मेदारी मतलब आपको कोई काम असाइन करा गया तो उसके लिए आप जिम्मेदार हो। सेंटर वर्ड का मतलब हो जाएगा यहां पर हम जो पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भाई आपको जो जिम्मेदारी दी जाएगी किसी एक हिस्से के लिए दी जाएगी। अब जिम्मेदारी बेटा कौन कौन सी हो सकती है? तो भाई एक ऑर्गेनाइजेशन में मेनली तीन प्रकार की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। या तो आपको जिम्मेदारी मिलेगी बेटा कॉस्ट रिलेटेड, या आपको जिम्मेदारी मिल सकती है दोस्तों रेवेन्यू रिलेटेड, या आपको जिम्मेदारी मिल सकती है आपके प्रॉफिट रिलेटेड। ये तीन प्रकार की जिम्मेदारी आपको एज अ मैनेजर और एज अ पर्सन असाइन करी जा सकती है। यहां पर लिखा हमने पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी एक हिस्से ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की। अब ये हिस्सा कैसे बनेगा?
अब ये जो हिस्सा है पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बेटा ये वेरियस तरीकों से बन सकता है, और ये एरिया वाइज बन सकता है, ये आपके फंक्शन वाइज बन सकता है, ये आपके बेटा डिपार्टमेंट वाइज बन सकता है, एक्सेट्रा। मतलब ये किसी भी बेसिस पर बन सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला मुझे तो मुंबई का चाहिए, मुझे दिल्ली का चाहिए, मुझे बेंगलोर का चाहिए, और मुझे चेन्नई का चाहिए, मुझे कोलकाता का चाहिए, सबका मुझे चाहिए, है ना। फिर आपने कहा नहीं जी फंक्शन वाइज बना दो, अकाउंट्स डिपार्टमेंट की अलग जिम्मेदारी, एचआर की अलग, सेल्स की अलग, सबकी अलग। फिर आपने कहा भाई मेरे को तो और कोई डिपार्टमेंट वाइज चाहिए, तो जैसे मर्जी बना दो। ये अब कंपनी के ऊपर होता है उसे कैसे क्लासिफिकेशन करना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का एक सिंपल सा मतलब हो गया, जब हम किसी भी एक हिस्से ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई एक जिम्मेदारी असाइन कर लें, तो वो बन जाएगा बेटा हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। तो यही बेटा हमारा कॉन्सेप्ट है। ये देखिए बेटा यहां पर यही लिखवाया है मैंने, डिवीजन और सेगमेंट वेयर इंडिविजुअल मैनेजर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सेगमेंट परफॉर्मेंस। भाई वो उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए या उस सेगमेंट के लिए या उस डिवीजन के लिए क्या हो जाएगा बेटा, जिम्मेदार। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, जैसा कि मैंने बोला 3 प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहली बेटा कॉस्ट रिलेटेड, तो जो कॉस्ट रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए हमने तैयार कर दिया कॉस्ट सेंटर। दूसरा हमने कहा रिवेन्यू रिलेटेड, तो आपके पास आ गया बेटा रिवेन्यू सेंटर। तीसरा आता है हमारे पास प्रॉफिट रिलेटेड, तो प्रॉफिट सेंटर। पहले ये 3 पढ़ते हैं, फिर बाद में बेटा फोर्थ आपको बताऊंगा, बाद में फिर फोर्थ बताऊंगा, ठीक है। चलिए पहले 3 पढ़ते हैं। आप सोचो जरा, अपने आप ही सोचो यहां पर इन तीनों के बारे में। आपने एक मैनेजर को जिम्मेदारी दे दी, भैया आप ना कॉस्ट के लिए जिम्मेदार हो। मैनेजर कहता है ठीक है भाई साहब मैं कॉस्ट के लिए जिम्मेदार हूं। अब कॉस्ट रिलेटेड आपके दिमाग में क्या आता है, उस मैनेजर की जिम्मेदारी क्या दी जाएगी, उस मैनेजर को क्या बोला जाएगा कि कॉस्ट को मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है। तो ऑब्वियसली सर हम इस कॉस्ट को क्या करना चाहेंगे, मिनिमाइज। तो ये वाला डिपार्टमेंट का मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल टू मिनिमाइज द कॉस्ट। ये कहेगा भैया मैं जिम्मेदार हूं कॉस्ट का मिनिमाइजेशन को लेकर। अब रिवेन्यू की बात कर लेते हैं। रिवेन्यू मतलब सेल्स करना। अब सेल्स आप क्या करना चाहोगे, ऑब्वियसली सर सेल्स मैक्सिमाइज करना चाहेंगे। तो ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इसके डिपार्टमेंट का रिवेन्यू शुड बी मैक्सिमाइज्ड। अगला आता है बेटा प्रॉफिट। अब बताइए बेटा प्रॉफिट कैसे निकलता है। तो प्रॉफिट टेक्निकली निकलता है बच्चा रिवेन्यू माइनस कॉस्ट, इट इज कॉल्ड रिवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होगी कि भाई मुझे रिवेन्यू मैक्सिमाइज करना है और कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, जिससे मेरा प्रॉफिट सबसे ज्यादा आए, जिससे बेटा हमारे कंपनी का प्रॉफिट सबसे ज्यादा है, वी हैव अ हाईएस्ट प्रॉफिट। तो ये आपको अब तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। चलिए अब पहले इन तीनों को देखते हैं, फिर चौथे पर वापस आएंगे। इधर देखते हैं बेटा कॉस्ट सेंटर, डिवीजन और सेगमेंट फॉर विच कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड, जिसके लिए बेटा हम कॉस्ट को क्या करेंगे, एक्यूमुलेट करेंगे। मैं थोड़ा सा आगे और लिख देता हूं, विद अ टारगेट टू मिनिमाइज, विद अ टारगेट टू मिनिमाइज देम। भाई हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है कि इन सबको हम क्या कर सके, मिनिमाइज। तो अब अगर यहां पर हम बात करें बेटा हमारे कॉस्ट सेंटर की, तो कॉस्ट सेंटर कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। एक होता है जिसे हम बोलते हैं हमारा दोस्तों स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर, तो एक तो बन गया ये वाला। दूसरा हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर। तो एक बन गया बेटा स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर, दूसरा डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर। अब ये क्या होती है, तो बच्चा स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर वो होता है जहां पर हम कहते हैं हमारा इनपुट और आउटपुट का रिलेशन क्लियरली डिफाइंड है। जैसे अगर हमें चाय बनानी है तो हमें पता है कि 1 कप चाय बनाने के लिए कितना पानी, दूध, चीनी, चाय पत्ती लगेगी, मतलब इनपुट कितना होगा और उससे एग्जैक्टली कितना आउटपुट आएगा। सो देयर इज क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। अगर हमारा रिलेशन बेटा क्लियर है तो वो क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर। तो अगर हम इसको सिंपल भाषा में बोले तो वी वुड से वेयर इनपुट एंड आउटपुट, ये दोनों जो हैं आर क्लियरली रिलेटेड या डिफाइंड, आर
क्लियरली डिफाइंड। भाई इतना इनपुट डालने से कितना आउटपुट आएगा। अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो यहां पर हो जाएगा हमारा फैक्ट्री का डिपार्टमेंट। एक फैक्ट्री का डिपार्टमेंट जो बेटा प्रोडक्शन कर रहा है, उसे ये पता होता है कि वो कितना इनपुट लगाएगा और उसके बेस पर कितना आउटपुट उसे जनरेट हो जाएगा। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। दूसरी साइड चलते हैं बेटा, डिस्क्रिशनरी। जैसा नाम है वैसा ही मतलब है। डिस्क्रिशनरी मतलब मैंडेटरी नहीं था, बना दिया, अपनी मर्जी से बनाया। मर्जी से बनाने का क्या मतलब है सर? यहां पर हमारा इनपुट और आउटपुट का कोई रिश्ता नहीं है। जैसे आपने देखा होगा बेटा, हमारे जितने ये स्टार्स हैं, बॉलीवुड स्टार्स और कोई भी इंडस्ट्री के स्टार्स, बेटा ये सब प्रमोशन करते हैं बहुत सारी चीजों का। से फॉर एग्जांपल अमिताभ जी कहते हैं हाँ आओ कभी पधारो, कुछ दिन तो बिताओ गुजरात में। तो उनकी ये बात सुन के कितने लोग गुजरात जाएंगे? क्या इसका कोई क्लियर इंडिकेशन है कि कितने इनपुट और आउटपुट है? हाँ, हमारे विराट कोहली जी कहते हैं कि पूमा के शूज पहनिए, पूमा इज अ गुड ब्रांड, पूमा के कपड़े लीजिए। कितने लोग उनकी बात मानेंगे? किसी को नहीं पता। तो यानी कि इनपुट और आउटपुट का कोई डायरेक्ट रिलेशन यहां पर विजिबल नहीं है। तो बेटा यहां पर हम क्या बोलते हैं? वेयर इनपुट एंड आउटपुट। भाई यहां पर जो इनपुट एंड आउटपुट है वो क्लियरली डिफाइंड है ही नहीं। यानी कि यहां पर हम क्या बोल देंगे? इनपुट एंड आउटपुट आर नॉट क्लियरली डिफाइंड। भाई इनका आपस में कोई रिश्ता नाता एज सच बेटा क्लियर है ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए जैसा कि मैंने बोला एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, भाई जो एडवर्टाइजिंग कर रहा है उसे क्या पता कि मेरी एडवर्टाइजमेंट से कितने एग्जैक्टली लोग कन्वर्ट होंगे? ये कोई नहीं बता सकता। भाई एक अंदाजा मार सकते हैं बट एग्जैक्ट डेटा नहीं है। तो इनपुट और आउटपुट का रिलेशन जो है वो क्लियर नहीं है। तो ये क्या बन गया बेटा? डिस्क्रिशनरी और ये स्टैंडर्ड। अब आपको पहले तो ये कॉस्ट सेंटर की कहानी समझ में आ गई होगी। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अगला है हमारा रिवेन्यू सेंटर। रिवेन्यू सेंटर भैया क्या कहेगा? एक्टिविटी मेन ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिवेन्यू। तो यहां पर तो हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव होगा कि हमें रिवेन्यू को क्या करना है बेटा? मैक्सिमाइज करना है। दैट इज द सिंपल। अगला बच्चा हमने आपके साथ पढ़ा था प्रॉफिट सेंटर। तो बताइए बेटा प्रॉफिट सेंटर क्या कहता है? सर एक्टिविटी सेंटर मेन ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अब जैसा कि मैंने बोला था बेटा प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट इज सर सेल्स माइनस कॉस्ट। अगर हम सेल्स की बात करेंगे तो बेटा सेल्स को क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमाइज ऑब्वियसली। कॉस्ट को हम किससे क्या करेंगे? मिनिमाइज करेंगे। इस तरीके से करेंगे जिससे हमारा प्रॉफिट बेटा क्या हो जाएगा? जिससे हमारा प्रॉफिट दोस्तों मैक्सिमाइज हो जाएगा। आई होप पहले ये वाली बात समझ में आ गई। तो भाई आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो सेल्स को बेटा मैक्सिमाइज करिए, कॉस्ट मिनिमाइज करिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक ब्रांच मैनेजर जो होता है, एक ब्रांच जो देखता है, ब्रांच मतलब बैंक की ब्रांच, वो जो मैनेजर बैंक की ब्रांच को देख रहा है वो उसके लिए क्या है? प्रॉफिट सेंटर। आप ध्यान से देखेंगे वो सारे एम्प्लॉइज को मोटिवेट करेगा, भैया काम कर लो काम कर लो काम कर लो, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, आप काम करना शुरू कर दो। तो जब वो सबको बोलेगा काम करो तो इसका मतलब वो क्या कह रहा है? भैया प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर लो वरना बाद में दिक्कत होगी। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो। प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे होगा? रिवेन्यू बढ़ेगा, कॉस्ट पे खर्चे पे कंट्रोल करो तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। गॉट इट? चलिए अब आते हैं बेटा फोर्थ कैटेगरी पर। फोर्थ कैटेगरी क्या है सर? मैंने कहा चलिए फोर्थ कैटेगरी की बात करते हैं। देखो बेटा अगर मैं मिस्टर अंबानी की बात करूं तो मिस्टर अंबानी के पास पैसा बहुत है और उन्होंने बहुत सारी कंपनीज में लगाया हुआ है। बट क्या वो सारी कंपनीज को बराबर बराबर देख पाते हैं, सब पे बराबर ध्यान दे पाते हैं? तो आंसर इज नो। अगर बच्चों वो सब पे बराबर ध्यान नहीं दे पाते तो इसका मतलब क्या? तो क्या उनकी कंपनी बेटा लुट पिट जाएंगी अगर वो ध्यान नहीं देंगे? बात तो सही है। तो बेटा यहां पर होता है कि वो हर कंपनी में एक पर्सन को अपॉइंट कर देते हैं, उसको बोलते हैं देख भाई मैंने इस कंपनी में पैसा लगाया है, तेरा ये काम है मुझे मेरे पैसे पर रिटर्न देना। मतलब आई एम नॉट कंसर्न टू कितना रिवेन्यू कर रहा है, कितना कॉस्ट है, मुझे मतलब नहीं है, मेरे पैसे पर मुझे रिटर्न चाहिए। यानी कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे चाहिए। मैंने कहा ठीक है,
तो बेटा चौथी कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं हमारा इन्वेस्टमेंट सेंटर। हर ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अपना पैसा बेटा अलग अलग जगह लगाती है, जहां से वो उम्मीद करेंगी कि उनका जो रिटर्न है वो सबसे ज्यादा उन्हें मिल पाए। सो दैट इज कॉल्ड अवर इन्वेस्टमेंट सेंटर। ये बन गया बेटा अब हमारा इन्वेस्टमेंट सेंटर। तो इन सेंटर कंसर्न्ड विद मैक्सिमाइजेशन ऑफ अर्निंग्स इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट। जो पैसा लगाया उस पे सबसे ज्यादा रिटर्न या सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम कमा सकें, दैट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव फ्रॉम दिस। मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा अब ये वाली बात भी समझ में आ गई कि इन्वेस्टमेंट सेंटर का हमारे यहां पर मतलब क्या हुआ। तो दोस्तों अब हमने आपके साथ 4 कैटेगरी पढ़ ली, कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट। अब हम इन चारों को एक काम करते हैं, शॉर्ट में समराइज कर लेते हैं ताकि बेटा चारों में एक बार और क्लैरिटी आ जाए। तो लीजिए बेटा समराइजेशन टेबल। तो भाई ऑब्जेक्टिव है और मेजर है। तो कॉस्ट सेंटर का ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली सर मिनिमाइज कॉस्ट। भाई इसका एक ही ऑब्जेक्टिव होगा, मिनिमाइज कर लो कॉस्ट को। और इसको मेजर कैसे करेंगे? कंपनी अपनी टोटल कॉस्ट देखेगी या उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की कॉस्ट को इवैल्यूएट करेगी। रेवेन्यू सेंटर कहेगा हट पगले, ऐसा थोड़ी होता है, मेरा तो काम है मैक्सिमाइज करना हमारे रेवेन्यू को। मैंने कहा ओके। अब इसका क्राइटेरिया क्या होगा? टोटल रेवेन्यू जो उस डिपार्टमेंट ने कमाया उसके बेसिस पर। प्रॉफिट सेंटर कहेगा भाई मुझे भी अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। अब बेटा यहां पर आपको क्या निकालना पड़ेगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट बेटा बिजनेस करने वाला, जिसको हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बिजनेस करके जो कमाया, हमें उस प्रॉफिट की बात करनी है क्योंकि इनका काम बिजनेस करके प्रॉफिट लाना है। इन्वेस्टमेंट सेंटर क्या कहेगा? मुझे तो मैक्सिमाइज करना है अपनी अर्निंग्स को, जो भी मैं कमाऊंगा अपना पैसा जो लगाया। तो यहां पर जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जो हम आपके पास देखेंगे कि आपने जो पैसा लगाया उस पर कितना कमाया, तो वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेटा मैक्सिमाइज करना हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव या मोटो बन जाएगा। तो ये आपके पास एक कंपैरेटिव चार्ट बेटा पूरा का पूरा रेडी हो गया। चलिए अब हम इससे रिलेटेड जो अभी तक पढ़ा है बेटा उससे रिलेटेड क्या कर लेते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, एमसीक्यू ट्राई करते हैं। तरीका आपको पता ही है बेटा, लास्ट क्लास में अब आप देख चुके हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, डैश इज द स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ एक्टिविटी और एरिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर विच कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड। भाई मेन पॉइंट है ऐसा एरिया जिसके लिए कॉस्ट एक्यूमुलेट करी जा रही है। तो क्या वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट है? नो। क्या वो ड्राइवर है? नो। कॉस्ट सेंटर? यस। भाई कॉस्ट किसके लिए एक्यूमुलेट करते हो? दैट इज फॉर अवर कॉस्ट ड्राइवर। हम उसके लिए बेटा अपनी सारी कॉस्ट को आइडेंटिफाई करके टोटल करते हैं। नेक्स्ट, परचेज ऑफ बॉन्ड्स, स्टॉक्स और रियल एस्टेट प्रॉपर्टी विल बी कवर्ड अंडर डैश सेंटर। भाई ये सब काम कौन करेगा? स्टॉक खरीदना, बॉन्ड्स खरीदना, रियल एस्टेट। ऑब्वियसली सर ये सब कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, सो दिस ऑल वुड बी कवर्ड अंडर योर इन्वेस्टमेंट सेंटर। बच्चा ये सब हमारा इन्वेस्टमेंट सेंटर के अंडर में कवर होगा। अगला कहता है टिकट काउंटर एट रेलवे स्टेशन। टिकट काउंटर का काम क्या होता है? टिकट काउंटर का काम होता है बेटा से टिकट्स बेचना। टिकट्स बेचना मतलब सेल्स करना। तो यानी कि इनको और कुछ नहीं सोचना, इनको सिर्फ टिकट बेचनी है। तो इनके लिए बेटा क्या करेक्ट हो गया? रेवेन्यू सेंटर इज द करेक्ट आंसर। अगला बच्चा हमारे पास है डिसेंट्रलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या? ब्रांचेस को आपने पावर दे दी है, अलग अलग ब्रांचेस अपने अपने बेसिस पर काम कर रही है, अपने अपने बेसिस पर मूवमेंट कर रही है। अगर वो अपने अपने बेसिस पर काम कर रही है, अभी एग्जांपल दिया था जैसे बैंक का ब्रांच, तो उसका रेवेन्यू भी उसका, कॉस्ट भी उसका, हेड ऑफिस को किससे मतलब है? प्रॉफिट। तो यानी कि ये हेड ऑफिस के लिए बेटा क्या काम करते हैं? एज अ प्रॉफिट सेंटर आपके लिए काम करते हैं। अगला, महारत्न, नवरत्न, मणिरत्न, पीएसयू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कवर्ड अंडर। भाई ये सारी जो कैटेगरीज है ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसको उन्होंने क्लासिफाई करा है। भाई महारत्न है, नवरत्न है, मणिरत्न है, जो भी अलग अलग कैटेगराइजेशन करा है।
ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनीज हैं भाई, जिनको उन्होंने इस कैटेगरी में डाल दिया। कंपनी के नाम तो अलग अलग है, इंडियन ऑयल, LIC एंड सो ऑन, है ना। अब इनको जो डाला तो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो ये इन्वेस्टमेंट है, तो बेटा ये क्या बन जाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट सेंटर। गॉट इट। अगला कहता है सेल्स डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विल बी कवर्ड अंडर। भाई सेल्स डिपार्टमेंट कौन सी कैटेगरी में आएगा, तो सर सेल्स डिपार्टमेंट का तो एक ही काम है, रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना। तो ये आपके पास बन गया बेटा रेवेन्यू सेंटर सबसे पहले। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं अब यहां तक का सारा पॉइंट बेटा समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट इट सेज लिमिटेशंस। भाई अब हमारे पास क्या कॉस्ट अकाउंटिंग की कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। मैंने कहा यस, क्या क्या। देखो बेटा हम ऑलरेडी फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो करते हैं जो मैंडेटरी है एज पर लॉ, या इनकम टैक्स जो मर्जी कह लीजिए, भाई वो तो करना ही करना है। जब हम कह रहे हैं साथ में ये भी करो, तो बेटा कुछ भी काम फ्री में तो होता नहीं है। देयर विल बी सम एक्सपेंसेस विच नीड्स टू बी इनकर्ड, यानी कि सबसे पहला आता है सर ये खर्चीला है, ये एक्सपेंसिव है, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है। दूसरी बात, आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट का सारा काम कर रहे हो, अब आप यहां पर कह रहे हो नहीं भाई साहब एक बार और करो सारा काम, आप कॉस्ट अकाउंटिंग में भी उसे दोबारा रिकॉर्ड करो। अगर बच्चा कॉस्ट अकाउंटिंग में दोबारा रिकॉर्ड करना है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा है बच्चा। यहां पर आपके पास एक बार दोबारा से काम करना पड़ रहा है, सो देयर इज अ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, वही डेटा को दोबारा अलग तरीके से प्रेजेंट करना है। अब जब आप सेम डेटा को बेटा दो दो बार प्रेजेंट करोगे, तो देयर माइट बी सम चांसेस ऑफ एरर ऑल्सो, ऐसा भी हो सकता है दोनों में कोई एंट्री भूल गए, कुछ नंबर्स गलत लिख दिए। यस सर। अब उनकी एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें उनकी एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए बच्चा हम यहां पर लाएंगे रिक्वायरमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन। हम यहां पर क्या लेकर आएंगे बेटा, रिकंसिलिएशन। तो हम कहेंगे अब हमें यहां पर रिकंसिलिएशन की जरूरत है, वी नीड टू हैव द रिकंसिलिएशन बिटवीन द टू, क्योंकि डुप्लीकेसी हो रही है भैया, गलतियां हो सकती हैं, वी हैव टू अवॉइड दैट। तो भाई अलग अलग प्रकार से बेटा आपके पास यहां पर रिकंसिलिएशन के काम सारे बनेंगे। पहले अब आपको ये लिमिटेशंस वाला पार्ट भी क्लियर होगा कि हमारे सामने क्या क्या चुनौतियां आएंगी जब हम आपके साथ कॉस्ट अकाउंटिंग का काम करते हैं। ठीक है सर, अब ये सारी लिमिटेशंस बहुत छोटी हो जाती है इसके फायदों के अकॉर्डिंग। यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन को देखना पड़ता है कि उसको कितना फायदा मिल रहा है वर्सेस कितना नुकसान, अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करेंगे कि बेटा ये इंप्लीमेंट करना है या नहीं करना। ये कंपनी टू कंपनी विल वेरी, इसका कोई रूल फ्रेमवर्क नहीं है कि ऐसा ही करना है, ठीक है, वो तो केस टू केस वेरी करेगा। चलो सर ये बात भी हमें समझ में आ जाती है, आगे बढ़ जाते हैं। सर अब आता है अगला पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। अब जरा इसको पहले समझते हैं टॉपिक क्या है। दोस्तों ऐसे समझिए, मैं अगर ऐसे बोलूं, एक क्लास है जिसमें टोटल 50 बच्चे हैं। आप अपने स्कूल की यादें ताजा करिए, आपके स्कूल की क्लास में 50 बच्चे थे अप्रोक्सीमेटली। अब मैंने कहा एक काम करते हैं यार, दो ग्रुप बनाते हैं, गर्ल्स को अलग बॉयज अलग, तो एक तरफ गर्ल्स एक तरफ बॉयज। हमने कहा ठीक है। तो जब हमने गर्ल्स और बॉयज को अलग अलग करा, तो बताओ टोटल क्लास के बच्चे कितने। सर टोटल तो 50 है। मैंने कहा ओके डन। मैंने कहा नहीं नहीं वापस मिल जाओ, वापस मिल जाओ यार, मजा नहीं आया। नहीं 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 ऐसे मजा नहीं आया। हमने कहा फिर, मैंने कहा एक काम करो आप ना अपने अपने एरिया वाइज सेग्रीगेट हो जाओ। एरिया वाइज मतलब कौन कौन से एरिया में रहते हैं, सब अलग अलग हो गए। जब एरिया वाइज सेग्रीगेट हो गए तो हो गए। मैंने कहा आप बताओ टोटल बच्चे कितने, 50। अब भी 50 ही रहेंगे क्लास के बच्चे दो। तो बेटा यही कॉन्सेप्ट है दोस्तों, हमारे पास जो हमारे बिजनेस की कॉस्ट है वो तो सेम ही रहने वाली है। अब उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है या उसको बांटना कैसे कैसे है, वो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली टोटल कॉस्ट इज गोइंग टू रिमेन सेम। अल्टीमेटली बच्चा हमारी टोटल कॉस्ट हमेशा क्या रहती है, सेम। जैसे अगर हम आपसे बात करें, आप एक पहला डिवीजन है, आप उसको वेरिएबिलिटी के बेस पर बांट सकते हो कि आपकी कॉस्ट में चेंजेस किस प्रकार से आते हैं। उसका नेचर और एलिमेंट वाइज बांट दो, आप उसको आपके फंक्शन वाइज बांट दो।
कंट्रोलेबिलिटी वाइज बांट सकते हो, आप नॉर्मेलिटी वाइज बांट सकते हो, आप डिसीजन मेकिंग वाइज बांट सकते हो। तो देयर आर मल्टी वेज टू क्लासिफाई। अब दोस्तों हम आपके साथ इतने सारे तरीके एक साथ नहीं पढ़ेंगे, ये तो मैंने एक जनरल टेबल बता दिया जो हमारे करिकुलम में है। मैं आपको जो अभी रेलिवेंट है सिर्फ उतना पढ़ाऊंगा, जैसे मैं इसके ऊपर फोकस करूंगा और इसके ऊपर। सर ये बाकी सारे हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग क्लासेस में कवर करते चले जाएंगे। तो अभी हम मेनली इन दोनों पर बात करेंगे और ये थोड़ा सा कवर करेंगे, ये वाले तीनों बेटे बाद में कवर करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जर्नी में अपनी टॉपिक की। ठीक है, चलिए अब मैं सबसे पहले चलता हूं हमारा वेरिएबिलिटी या बिहेवियर वाइज। देखिए बेटा, अगर हम बात करें हमारे वेरिएबिलिटी या बिहेवियर वाइज, तो हम यहां पर कैसे कैसे बाइफरकेशन करेंगे। तो अगर हम वेरिएबिलिटी वाइज बेटा बाइफरकेशन करें, तो हमारी जो कॉस्ट है बेटा वो तीन अलग अलग टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। एंड दोज थ्री टाइप्स आर, सबसे पहला एक बेसिस है जिसको हम बोलते हैं हमारा वेरिएबल कॉस्ट। तो एक तरीका है आप अपनी कॉस्ट को बेटा एज अ वेरिएबल बांट दो। दूसरा आपके पास होता है बेटा इसका कैटेगरी, आप इसको फिक्स्ड कॉस्ट ले लो, वेरिएबल फिक्स्ड। और तीसरा, यस आपने बिल्कुल सही समझा, जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो ये आपके पास एक तरीका हो गया। मैं आपके साथ इसको थोड़ा सा और डिटेल में टेकअप करना चाहूंगा, स्पेशली बेटा ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स को। तो अब मैं इसकी डिटेलिंग में चलूंगा थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पर कुछ स्लाइड्स बेटा एक्स्ट्रा जोड़ रहा हूं ताकि आपको बेटा क्लियर हो जाए सारा का सारा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ स्लाइड्स में लिखता रहूंगा, ये स्लाइड्स आपके साथ सारी वापस मिल जाएंगी। अब मैंने बोला सबसे पहली कैटेगरी दोस्तों हमारे पास कौन सी आई, तो सर सबसे पहली कैटेगरी हमने देखा हमारे पास है दोस्तों हमारी वेरिएबल कॉस्ट। मैंने कहा राइट सर। अब अगर मैं इसका मीनिंग समझने की कोशिश करूं, तो आई नो आपने बचपन से बेटा बहुत सारा पढ़ा हुआ है, आपने बचपन से बहुत पढ़ा हुआ है वेरिएबल कॉस्ट। मैं यहाँ पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो भाई वेरिएबल कॉस्ट हम उसको कहते हैं जो हमारे आउटपुट के हिसाब से बदलती है, ऐसा आपने पढ़ा। बट इसका हम क्या पढ़ेंगे, ये ऐसी कॉस्ट है बेटा, ये ऐसी कॉस्ट है जो हमारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट में बढ़ती है। मतलब जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे सेम परसेंटेज इसका कॉस्ट में बदलाव आएगा। तो अगर हम बात करें तो क्या बोलेंगे बेटा, इट इज अ कॉस्ट, ये ऐसी कॉस्ट है विच चेंजेस, जिसमें बदलाव आएगा इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट, इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट। भाई जो हमारे आउटपुट के बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन में चलेगी। अगर हम यहां पर कुछ एग्जाम्पल देकर समझें बेटा, आई वुड गिव यू एन एग्जाम्पल। लेट सपोज इफ आउटपुट या यूनिट्स इंक्रीज बाय लेट सपोज 5%, अगर बेटा हमारी यूनिट्स में कितना बदलाव आ रहा है 5%, तो इसका मतलब ये होगा हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी बेटा अप्रोक्सीमेटली 5% आपका जंप करेगा। हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है बेटा वो भी अप्रोक्सीमेटली 5% आपका जंप करेगा। तो ये आपका सबसे पहला पॉइंट। अब अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली बेटा आपके साथ समझाने की कोशिश करूं, तो मैं आपको इसका डायग्राम बेटा दो तरीकों से समझाऊंगा। ठीक है, मेन हमें डायग्राम से एकदम से रिकॉल हो जाता है सारी चीजें। अगर हम डायग्रामेटिकली बात करें तो हमें पता ही है बेटा ये आउटपुट के हिसाब से मूव करता है। तो ये हमारे पास हमारा वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ हो गया। दिस बिकम्स अवर वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ। ये हमारे पास आ गई क्वांटिटी और ये हमारे पास है कॉस्ट। ठीक है जी, ये हमारे पास ओरिजिन हो गया। बट अगर मैं इसको पर यूनिट वाइज बात करूं, तो बेटा पर यूनिट वाइज हम ये मानते हैं कि आपका जो वीसी पर यूनिट है वो क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट रहता है। सर क्या बात कर रहे हो, मैंने कहा समझाता हूं। मान लो ये एक पेन बेटा 10 रुपए का आता है, आप अगर दो पेन लाओगे तो कितने के, सर 20 रुपए के। तीन लाओगे तो 30 रुपए के। यही हमारा नॉर्मल रूल है। तो यानी कि जब तक हमें कुछ ना बोला जाए हम पर यूनिट सेम रखेंगे। ऑल्दो हमें पता है अगर क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो डिस्काउंट मिलेगा,
बट हम कहते हैं अगर साइलेंट है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अपनी मर्जी से तो डिस्काउंट नहीं मांग सकते। तो इसीलिए जब तक कोई डेटा नहीं होगा, हम मान के चलेंगे बेटा पर यूनिट वाला वीसी विल रिमेन कांस्टेंट। पहले दोस्तों इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब आपको वेरिएबल कॉस्ट का पॉइंट बेटा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या। तो वेरिएबल कॉस्ट कहता है भैया देखो, ये वो है जो आउटपुट के अकॉर्डिंगली मूव करेगा, और अगर कुछ ना बोला जाए तो आपका पर यूनिट इज गोइंग टू रिमेन सेम। चलिए अब मैं चलता हूं बेटा नेक्स्ट एलिमेंट, दैट इज हमारे फिक्स्ड कॉस्ट पर। अगर हम दोस्तों फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें तो ये क्या होगा, तो सर ये होगा इट इज अ कॉस्ट। ये एक ऐसी कॉस्ट है विच डज नॉट चेंज, भाई इसमें बदलाव नहीं आता, विच डज नॉट चेंज विद चेंज इन आउटपुट, विद चेंज इन आउटपुट। ठीक है बेटा, बट अब मैं इसके आगे थोड़ा सा और लिख देता हूं, विच डज नॉट चेंज विद चेंज इन आउटपुट अप टू अ सर्टेन लेवल। भाई एक कोई पर्टिकुलर लेवल होगा, आपकी हर एक चीज की कैपेसिटी होती है, आपकी अगर वो कैपेसिटी ब्रीच हो गई तो भाई आपको वो कॉस्ट और लगानी पड़ेगी। हाँ, जब तक वो कैपेसिटी ब्रीच नहीं होती तब तक ये आपका क्या रहता है, कांस्टेंट, और इसमें बेटा किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव आपके पास नहीं आता। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली बेटा आपके साथ समझेंगे तो इसको भी हम दो तरीकों से आपके साथ एनालाइज करेंगे। तो एक तरीका हम अगेन रखेंगे बेटा पर यूनिट वाला, और एक आपके पास टोटल वाला। तो लीजिए मैं पहले ग्राफ का परफॉर्मर रेडी कर देता हूं। तो अगर हम दोस्तों ग्राफिकल बात करें, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट में कोई बदलाव नहीं आता, तो ये तो आपका सबसे पहले बन गया टोटल एफसी। भाई आपकी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है दैट इज गोइंग टू रिमेन सेम, उसमें कोई बदलाव नहीं है। बट अगर पर यूनिट वाइज बात करें तो बेटा पर यूनिट वाइज आपकी जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से बनता है बेटा। आपका जो ग्राफ होता है पर यूनिट वाइज वो बेटा इस तरीके से आपके पास बन जाएगा। जैसे जैसे आप अपनी क्वांटिटी को बढ़ाओगे, आपका बेटा पर यूनिट कम हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एफसी पर यूनिट। सर अभी आपके पास एक पिज्जा था, दो दोस्त थे खाने वाले, यानी कि दोनों को हाफ हाफ मिलेगा। अचानक से एक तीसरा दोस्त आया, कहता है भाई पिज्जा पार्टी अकेले अकेले, मैं भी साथ में हूं। तो बेटा बताइए, अब तीन दोस्त हो गए तो सबको वन थर्ड मिलेगा, तो पिज्जा एक ही है, अब उसका शेयर आपको ज्यादा करना पड़ेगा, तो पर पर्सन आपका शेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो दैट इज एफसी पर यूनिट फॉर यू। तो अब आपको टोटल एफसी और एफसी पर यूनिट का फंडा भी क्लियर हो चुका होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा थर्ड कैटेगरी, जिसको हम बोलते हैं हमारा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसको हम बोलते हैं दोस्तों हमारा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब ये क्या होता है सेमी वेरिएबल, भाई ये कहते हैं कि ये बदलता तो है, सेम नहीं रहता। पहली बात, ये बदलता तो है बट जरूरी नहीं है सेम प्रोपोर्शन में बदले। तो भाई अगर हम इसका मीनिंग लिखे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इट इज अ कॉस्ट, ये एक ऐसी कॉस्ट है विच चेंजेस, जिसमें बेटा क्या आएंगे, बदलाव आएंगे, विच चेंजेस बट नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट। भाई ये आपके आउटपुट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं बदलती, ये आपकी क्या रहती है, अलग तरीके से मूव ऑन करती है। हमने कहा ओके। अब अगर हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स बेटा आपके साथ देखें तो देखिए, मैं इसको आपको दो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगा ताकि बेटा आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक है सर, मैंने कहा लीजिए पहले मैं इसका ग्राफ बना देता हूं बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा केस नंबर 1। देखो आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आपको बुफे वाला खाना देते हैं। बुफे मतलब आप जाइए, एक अमाउंट पे करिए, जितना मर्जी खाइए। मतलब आपसे वो एक पहले फिक्स्ड प्राइस चार्ज कर लेते हैं कि बेटा देख इतने पैसे तो तुझे देने पड़ेंगे, ये पैसे दे दे, उसके बाद जितना मर्जी खा, हमारी तरफ से कोई मना नहीं है। हमने कहा ठीक है सर, यानी कि यू हैव पेड अ पर्टिकुलर कॉस्ट इन विच यू विल गेट अनलिमिटेड फूड, है ना। हमने कहा ओके, बट वो इंटेलिजेंट होते हैं,
वो कहते हैं सुन, मैंने बोला था भाई खाना फ्री है। भाई अगर तुमने कोई कोल्ड ड्रिंक मंगवाई, तुमने बेटा मोजितो मंगवाया या तुमने कुछ भी मंगवाया पीने के लिए एक्सेप्ट वाटर, वाटर वो देते हैं, उसके अलावा अगर आपने कुछ मंगवाया तो भाई उसके पैसे आपको अलग से देने पड़ेंगे। यानी कि इस केस में क्या होता है, फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया। पहले एक एंट्री टिकट ले ली, एंट्री टिकट में कुछ फैसिलिटीज दे दी, बाकी उसके अलावा जो आपको करना है वो और करिए और उसके पैसे लीजिए और उसके पैसे पे करिए। ऐसा बेटा बहुत जगह होता है, बहुत सारे फंक्शंस में, आपके फेस्ट में, कई सारी जगह पर होता है। एक एंट्री फीस ले ली, एंट्री करवा दी, उसमें एक आध कुछ गिफ्ट दे दिया और उसके बाद आपको बोला भैया अंदर जो खाना पीना है उसके पैसे, अब जिसको खाना है वो खाओ, नहीं खाना तो मत खाओ, आपकी मर्जी है। तो एक कैटेगरी बेटा ये होती है जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल का हमने कॉम्बिनेशन बना दिया। दूसरी दूसरी कैटेगरी होती है बेटा जैसे हमारा मोबाइल डेटा का रिचार्ज। आपको बोलती है कंपनी की देख बेटा ऐसा है, तो इतने वाला रिचार्ज कर ले, मैं तुझे कितने जीबी डेटा दे देंगे, हम तुझे पर डे 1 GB डेटा देंगे। आपने कहा नहीं यार मुझे तो ज्यादा चाहिए, मेरी तो क्लासेस होती है, मुझे ज्यादा चाहिए। कंपनी कहती है कोई बात नहीं, तू मुझसे ज्यादा ले ले, अगर तू ज्यादा डेटा लेना चाहता है तो हम तेरे को 1.5 GB पर डे देंगे, बट उसके लिए यू हैव टू पे अस मोर, उसके लिए हायर वाला रिचार्ज करो। फिर कंपनी कहती है, आपने कहा नहीं यार मुझे तो और चाहिए, तो कंपनी कहती है और ले लो भाई, हम तो मना ही नहीं कर रहे, आप ज्यादा वाला रिचार्ज करते रहो, आपको एक लिमिट तक डेटा मिलता रहेगा। तो अब आपको बोला गया यहां पर एक लिमिट तक के लिए आप फ्रीज हो, अगर आपको लिमिट बढ़ानी है तो पैसे बढ़ाओ, और बढ़ानी है और पैसे बढ़ाओ। तो इसको हम कई बार स्टेप कॉस्ट भी बोल देते हैं, ये भी सेमी वेरिएबल है, बदल रही है बट अपनी मर्जी से बदल रही है, यहां पर कोई नेचर नहीं है, ये बदल रही है अपनी मर्जी से बदल रही है, यहां पर कोई फिक्स्ड सिस्टम नहीं है कि ये कैसे कैसे मूव करेगा। तो ये डेटा आपको क्वेश्चन में ऑब्वियसली दिया होगा जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे हमारे न्यूमेरिकल्स में। तो पहले बेटा आपको वेरिएबिलिटी के तीनों के समझ में आ गए। तो हमने अभी तक वेरिएबिलिटी में तीन चीजें पढ़ी थी, एक वेरिएबल, एक फिक्स्ड, एक सेमी वेरिएबल। तीनों के डिटेल्ड मतलब मैंने अब आपको बताए। वेरिएबल मतलब जो चेंज होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दिख रहा है और पर यूनिट सेम। फिक्स्ड मतलब क्वांटिटी का इंपैक्ट नहीं है बट पर यूनिट आपका गिरता जाएगा जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी। तीसरा सेमी वेरिएबल, इसमें क्या होगा, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल का कॉम्बो या फिर ये स्टेप वाइज आपका मूव करेगा। तो पहले तो बेटा ये तीनों आपको यहां तक के पहले तो क्लियर हो गए होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं। अब दोस्तों हम थोड़ा सा सेमी वेरिएबल के ऊपर थोड़ी ज्यादा चर्चा करेंगे बिकॉज ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसके मेन क्वेश्चंस भी आते हैं, मतलब बड़े क्वेश्चन में छोटा सा पॉइंट आएगा बेसिकली। अब सेमी वेरिएबल की थोड़ी चर्चा करें तो हमने कहा भाई सेमी वेरिएबल को हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, सेग्रीगेट करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, मेथड्स। अब हम सीखेंगे कि सेमी वेरिएबल को सेग्रीगेट कैसे करा जाता है या अलग अलग कैसे करा जाएगा। हाउ टू सेग्रीगेट योर सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अगर हमारे पास सेमी वेरिएबल कॉस्ट है तो उसको बाइफरकेट कैसे करें। सो आपको दिख रहा है बेटा हमारे पास कितने मेथड्स हैं, 1 2 3 4 5, वी हैव 5 डिफरेंट मेथड्स टू डू दिस। अब हम एक एक करके बेटा आपके साथ ये सारे मेथड्स को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले मेथड पर चलते हैं जो कहता है कंपैरिजन ऑफ पीरियड और लेवल ऑफ एक्टिविटी। भाई ये कहता है आप ना अपनी कंपैरिजन कर लो लेवल ऑफ एक्टिविटी का या जो भी आपको डेटा गिवन है। इसका मतलब बेटा यहां पर हम एक सिंपल सा काम करने वाले हैं, क्या हम यहां पर ये देखेंगे कि हमारी कॉस्ट में कितना चेंज आया, दैट इज चेंज इन कॉस्ट वर्सेस जब हमारी क्वांटिटी में बदलाव आया। तो हमारी क्वांटिटी में चेंज वर्सेस हमारी बेटा कॉस्ट में जो बदलाव आया उसको एनालाइज करेंगे। अब यहां पर हम कहेंगे दोस्त हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बेटा कैसे निकल जाएगा, जरा समझना। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर आपने निकालना है तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कॉस्ट में कितना बदलाव आया आप वो देख लो वर्सेस आपका बच्चा क्वांटिटी में कितना बदलाव आया आप वो देख लो। अगर मैं दोस्तों यहां पर आपके साथ बोलूं, अगर मैं बेटा यहां पर आपके साथ बोलूं तो सोचकर बताइए बेटा कैसे हो जाएगा।
सोच कर बताइए बेटा कैसे निकल जाएगा। तो अगर हम यहां पर इस चीज को इंटरप्रेट करें तो हमारे पास क्या होगा, तो कैन आई से इट इज सेइंग TC2 माइनस TC1 डिवाइडेड बाय बेटा U2 माइनस U1। तो आपकी कॉस्ट में बदलाव वर्सेस यूनिट्स में बदलाव। TC2 कैसे निकलता है, VC2 प्लस FC माइनस VC1 प्लस FC। बेटा ये आपके पास दोनों का फंक्शंस बन गया। मैंने FC के आगे कोई नंबर नहीं डाला क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट का नेचर होता है वो सेम रहती है। VC के आगे नंबर डाला क्योंकि वो क्वांटिटी के हिसाब से बेटा मॉडिफाई होती है। तो अगर इंटरप्रेट करें, ब्रैकेट ओपन करेंगे, VC2 प्लस FC माइनस VC1 माइनस FC डिवाइडेड बाय बेटा U2 माइनस U1। अब अगर हम यहां पर देखें बेटा ये FC आपस में बेटा शहीद हो गए, तो आपके पास क्या बच गया, VC2 VC1 डिवाइडेड बाय बेटा आपके पास बच गया U2 U1। तो अगर हम यहां से इंटरप्रेट करें, वी कैन से दिस इज चेंज इन VC, चेंज इन यूनिट्स, यही बचा। तो बेटा यहां से क्या निकलेगा, VC पर यूनिट। अब आपको समझ में आएगा ये जो इक्वेशन लिखी उससे आपका VC पर यूनिट बेटा कैसे निकला। तो भाई बेसिकली हमारा फिक्स्ड कॉस्ट हमारा सेम है, तो जब बेटा फिक्स्ड कॉस्ट सेम है दोनों कैंसिल, तो बचा क्या, हमारे पास सिर्फ VC बच गया। तो VC बच गया तो VC का चेंज और VC का यूनिट्स आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा बेटा, VC पर यूनिट। मैं उम्मीद कर रहा हूं पहले यहां तक समझ में आया। साथ साथ दोस्तों यहीं पर अगर हम बात करें आपका फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलेगा, भाई हमें तो दोनों निकालने हैं ना, फिक्स्ड और वेरिएबल। अभी हमने वेरिएबल निकाला, फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या कहेंगे, सर आप टोटल कॉस्ट ले लो और उसमें से आप अपना टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो। आप अपना टोटल कॉस्ट ले लो, उसमें से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो। जब आप ये वाला काम कर दोगे तो आपके पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हमें एग्जाम में बेटा इतना यूज करना है। ये आपके लिए क्या लिखा मैंने, लॉजिक। दिस इज वी हैव अवर लॉजिक, इसको बेटा हमने सिर्फ लॉजिक की फॉर्म में लिखा, दिस इज जस्ट अ लॉजिक फॉर यू। तो मेन काम की बात बेटा सिर्फ ये है। ठीक है सर, अब इसको यूज कैसे करना है, मैंने कहा बहुत सही जवाब। आइए बेटा अब एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इसको कैसे करना होता है। ये देखिए, एग्जामिनर ने हमें अलग अलग लेवल पर यूनिट्स और कॉस्ट का डेटा दे दिया। अब हमें इसमें से बेटा सेग्रीगेशन करना है कि हमारा वेरिएबल कितना और फिक्स्ड कितना। तो जैसा कि अभी हमने देखा था, आप मुझे बताइए सबसे पहले बेटा VC पर यूनिट कितना। तो दोस्तों हमारे पास VC पर यूनिट अभी देखा था, इट इज चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स, सिंपल यही हमें देखना है। तो अब दो लेवल का चेंज देख लो बेटा, आपके पास है 11,000 का एक लेवल और 6,000 का एक। सर क्या हमें 11 और 6 लेना है, कोई और ले सकते हैं, यस बेटा आप कोई भी ले सकते हो। मैंने रेंडमली 11 6 लिया, आप कोई भी दो ले सकते हो जो आपको अच्छा लगे। उनके कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट है बेटा 2000 और 1000। हाँ जी, ये आपके पास आ गया। तो यहां से निकल कर आया बेटा 5000 डिवाइडेड बाय 1000, इसका मतलब ये आ गया ₹5। तो आपके पास सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट निकल गया। अब सर यहीं से हम अपनी फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट था टोटल कॉस्ट में से आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो। कोई भी लेवल ले लो, डज नॉट मैटर, आप कोई भी लेवल ले लो। लेट्स से हम 11,000 का लेवल लेते हैं। 11,000 टोटल कॉस्ट है बेटे 2,000 यूनिट्स पर, 2,000 यूनिट्स है, पर यूनिट ₹5 VC। तो ये हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया। तो अगर हम यहां से सॉल्व करेंगे तो बेटा फिक्स्ड कॉस्ट आ गया 1,000, यहां से सॉल्व करेंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट आ गया 1,000। अब आप किसी भी लेवल पर ये निकाल सकते हो। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने जो ऊपर अभी पॉइंट पढ़ा था बेटा उसको यहां पर हमने किस प्रकार से आपके लिए सॉल्व करा है, हाउ वी हैव सॉल्व्ड दिस 2 पॉइंट्स। आई होप बेटा पहले बात समझ में आ गई। तो यहां पर आपको कॉस्ट और यूनिट्स का कंपैरिजन करना है, चेंज इन कॉस्ट वर्सेस चेंज इन यूनिट्स। इन दोनों को कंपेयर करके वी कैन फाइंड अवर वैल्यूज जो हमने यहां पर आपके लिए निकाल दी। ठीक है बच्चा, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। आगे बढ़ते हैं बेटा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा हाई लो मेथड। अगला है बेटा हाई लो मेथड। अब ये क्या कहता है, सर ये भी सेम चीज कहता है।
ये कहता है बस अब आप कंपैरिजन बेटा किसका करना सर, अब आप कंपैरिजन करना बिटवीन बिटवीन अब आपके पास होगा सेल्स वैल्यू एंड आपकी टोटल कॉस्ट का, सेल्स वैल्यू वर्सेस आपकी टोटल कॉस्ट। तो यहां पर अब आपको कंपैरिजन बेटा इन दोनों का करना है। तो अगर मैं आपको यहां पर समझाऊं तो बेटा यहां पर कहता है आपका पास निकल जाएगा वीसी एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। आप न्यूमरेटर में लिखोगे चेंज इन टोटल कॉस्ट और डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, इन दोनों का बेटा डिफरेंस लोगे और आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 100 क्योंकि हमें परसेंटेज चाहिए। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं आंसर तो बेटा वही है। अब मैं यहां पर इसका लॉजिक या एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं। तो ये कहेगा बेटा TC2 माइनस TC1 डिवाइडेड बाय S2 माइनस S1 इंटू 100। ये आपके पास बेटा वैल्यू आ जाएगा। मैं यहां पर इसका लॉजिक एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो अगेन TC2 हो जाएगा VC2 प्लस FC। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं बेटा, ये हो जाएगा VC1 माइनस FC होल डिवाइडेड बाय S2 S1 इंटू 100। अगेन बेटा यहां से देखे FC आपके कैंसिल हो गए, तो बचेगा बच्चा VC2 VC1 डिवाइडेड बाय S2 माइनस S1 इंटू 100। इसका मतलब ये बन गया दोस्तों हमारे पास चेंज इन VC डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इंटू 100। तो दोस्तों टेक्निकली क्या बन गया, VC एज परसेंटेज ऑफ सेल्स ही तो बन गया। तो अगेन बेटा मैंने पहले आपको कॉन्सेप्ट लिख के बता दिया और उसका यहां पर आपको क्या दे दिया बेटा, लॉजिक, कि भाई ये कॉन्सेप्ट आपका डेवलप कैसे हुआ या हम टोटल कॉस्ट को माइनस करते हुए अपने वीसी पर कैसे पहुंच गए। हम बेटा टोटल कॉस्ट को माइनस करते हुए अपने वीसी पर कैसे पहुंच गए, ठीक है बच्चा। और एफसी निकालने का तरीका वही है, टोटल कॉस्ट में से क्या माइनस कर दो, वीसी। तो वो वाला तरीका बेटा वही है सेम। एंड आपके पास FC इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट और टोटल VC, सिंपल, वो तरीका बेटा सेम ही है। आइए इसका भी एक न्यूमेरिकल करके समझ लेते हैं बेटा कैसे होगा। तो अगर हम न्यूमेरिकल बेटा चले तो ये देखिए, अब सेम क्वेश्चन हो गया, बस सेल्स वैल्यू और टोटल कॉस्ट दे दिया, यूनिट्स की जगह बेटा सेल्स की वैल्यू आ गई। तो सबसे पहले वी वुड से VC एज परसेंटेज ऑफ सेल्स, कोई भी दो लेवल ले लीजिए। तो हमने कहा था चेंज इन टोटल कॉस्ट और चेंज इन सेल्स और 100। तो टोटल कॉस्ट देखे तो बेटा आपकी बार ले लेते हैं 16 माइनस 11, आप कोई भी दो ले सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा बेटा 30,000 माइनस 20,000। सो दिस बिकम्स 5,000 डिवाइडेड बाय बेटा 10,000। सो दिस ब्रिंग्स अस टू अ कंक्लूजन ऑफ 50%, यानी कि आपका वेरिएबल कॉस्ट बच्चा 50%। अब दोस्तों यहीं से हम VC निकाल लेते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं 10,000 की सेल है उसका 50%, यानी कि 5,000 VC। यहां पर बच्चा 20,000 की सेल है उसका 50%, यानी कि 10,000 आपका VC। यहां पर 30,000 की सेल है और उसका 50%, तो बच्चा यहां आ गया 15,000। अब मैं यहां से अपना फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लेता हूं बेटा, बैलेंसिंग फिगर। टोटल कॉस्ट थी 6 जिसमें से 5,000 VC, तो बेटा 1,000। 11 में से 10 VC 1,000, 16 में से 15 1,000। अब जिस मर्जी लेवल पर निकाल लो बेटा, सब पर आंसर क्या आएगा, सेम, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट का नेचर ही है कि वो क्या रहने वाला है बेटा, सेम। फिक्स्ड कॉस्ट का नेचर ये कि वो रहने वाला है सेम, तो इसलिए बेटा आपका फिक्स्ड कॉस्ट हर लेवल पर क्या रहेगा, सेम रहेगा। आई होप दोस्तों पहले इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अगला मेथड देखते हैं जो है एनालिटिकल मेथड। अब मैं आपको बता दूं ये मेथड्स तो मैं करवा रहा हूं क्योंकि इनके ऊपर एक नंबर का MCQ क्वेश्चन आ सकता है। हमारे जब मेन आगे के चैप्टर्स में जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें दोस्तों जनरली हमारा सबसे पहला वाला मेथड आएगा जहां पर यूनिट्स और कॉस्ट गिवन होगी, जिससे इंटरप्रिटेशन से हम अपना आंसर निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे पास आएगा तो वही मेन क्वेश्चन में, बट ये सारे करने हैं बिकॉज इन सब में से MCQ एक नंबर का बन सकता है। देखते हैं बेटा एनालिटिकल मेथड क्या कहता है, कहता है ऑब्जर्वेशन कर लो। ऑब्जर्वेशन कैसे, टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट 5,000 है विद 60% डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी। अब आपको खुद बोल रहा है 5,000 में से 60% वेरिएबल है,
तो बेटा यहां से तो हम खुद ही इंटरप्रेट कर सकते हैं। सबसे पहले वीसी आउट ऑफ एसवीसी, तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से हमारा एसवीसी बेटा कितना, तो आपको बोला 5,000 में से 60% बेटा वेरिएबल है। इसका मतलब दोस्तों हमारे पास कितना हो गया सर, ये हमारे पास हो गया 3,000 रुपए का। पहले तो ये हमें पता चल गया। इफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस बाय 40%, देन व्हाट विल बी द सेमी वेरिएबल कॉस्ट। कह रहा अगली बार हमारी प्रोडक्शन 40% बढ़ गई तो सेमी वेरिएबल कितना। मैंने कहा ठीक है, पहले वीसी आ गया। अब आप बताइए बेटा एफसी कितना हो जाएगा। तो सर सिंपल है, टोटल था 5,000 जिसमें से 3,000 बेटा वीसी है, तो इसका मतलब 2,000 हमारा एफसी हो गया सबसे पहले। ऑलराइट, अब हमने कहा इफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस बाय 40%, अगर बच्चों प्रोडक्शन 40% बढ़ गया तो बताइए हमारे पास क्या हो जाएगा। देयरफॉर न्यू वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा भाई, या मैं सीधा डायरेक्टली लिख देता हूं बेटा, हमारे पास देयरफॉर सेमी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट होता है जो आपके प्रोडक्शन के सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। तो भाई पहले ये 3,000 था, ये 40% बेटा जंप हो जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट कहता भैया मैं तो ना बदलूंगा, यानी कि ये बेटा 2,000 रहेगा। तो कुल मिलाकर ये हमारा आंसर। तो अगर हम करेंगे बेटा 3,000 प्लस 40% प्लस 2,000, तो यानी कि अब हमारा जो कॉस्ट होगा वो कितना 6,200 आ गया। ये हमारा क्या बन गया बेटा एनालिटिकल मेथड। जहां पर हमने एनालिसिस कर रखा है, एनालिसिस क्वेश्चन दे देगा, उसके बेस पर हमें अपना आंसर इवैल्यूएट करना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं अब ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया एनालिटिकल मेथड का। चलिए अगला हमसे हमारे पास है बेटा लीस्ट स्क्वायर मेथड। यहां पर हमें मैथ्स थोड़ी सी यूज करनी पड़ेगी। हम यहां पर कहते हैं हमें यहां पर इक्वेशन बेसिस पर काम करना पड़ेगा। हम इक्वेशन यूज करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब यहां पर ये सारी टर्मिनोलॉजी क्या क्या है, वेयर, तो सर वेयर y इज इक्वल टू होगा हमारा टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट। m दोस्तों हमारा होगा वीसी पर यूनिट, एक यूनिट का जो वेरिएबल कॉस्ट है बेटा। x हमारे पास हो जाएगा दोस्तों हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स, कि हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी, और जो c है वो रिप्रेजेंट करेगा हमारी फिक्स्ड कॉस्ट को। बेटा अगर ध्यान से सोचो ये टोटल कॉस्ट ही तो बन गया। ये हो गया आपका पर यूनिट का कॉस्ट, नंबर ऑफ यूनिट्स, ये टोटल वीसी, और ये आपका एफसी, दोनों मिलाकर बेटा एसवीसी। यही तो हमारा कॉन्सेप्ट है। तो बस अब हमने बेटा उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखकर रख दिया कि आप किस तरीके से इसे लिखने वाले हो। ठीक है, चलो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। अगर मैं बेटा इसका एग्जाम्पल लूं तो लीजिए बच्चा, ये रहा एग्जाम्पल हमारा अगला लीस्ट स्क्वायर मेथड का। आपको पर्टिकुलर्स दे दिया, टोटल आउटपुट बता दिया, टोटल कॉस्ट है। अब हम यहां पर बच्चा सबसे पहले अपनी इक्वेशन बनाएंगे। तो अगर हम यहां पर बात करें हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी बेटा, हमारी टोटल कॉस्ट है 9,300, पर यूनिट का कॉस्ट हमें नहीं पता, नंबर ऑफ यूनिट्स 21, ये वीसी हो गया, और एफसी भी नहीं पता जिसको हम सी मार्क कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास बन जाएगी 11,400, ये हो जाएगा m इंटू 2,800 प्लस का c। ये दो इक्वेशंस बेटा आपके पास रेडी हो गई। अब ये दोनों इक्वेशंस को आपस में कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशंस। तो आपके पास बच्चा क्या बचेगा, यहां पर बचेगा 11,400 माइनस 9,300 इक्वल टू, ये बचेगा बेटा 2,800 m और माइनस का 2,100 m, और C आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट ऑफ करके बच्चों हमारे पास जो वैल्यू बचेगी 2,100 और 700 m। तो इसका मतलब दोस्तों m आ गया हमारे पास 3, m आ गया दोस्तों 3, 2,100 बाय 700। अब m की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दो, पुट वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1। हम इसको इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। अगर इक्वेशन 1 में डालें तो बेटा बताइए आपके पास क्या हो जाएगा, 9,300
3 इंटू 2100 प्लस सी, तो बेटा सी की वैल्यू 9300 माइनस 6300, तो बेटा सी की वैल्यू आ गई आपके पास 3000। अब दोस्तों हमें हमारा वेरिएबल भी मिल चुका है, हमें हमारा फिक्स्ड भी मिल चुका है, दोनों के दोनों आइटम्स बेटा हमें क्लियरली विजिबल है। तो यानी कि फाइनली वी कैन कंक्लूड कि भाई हमारे पास क्या हो गया, वीसी पर यूनिट इज इक्वल टू 3 रुपीज, और हमारा जो एफसी है बेटा वो हो गया 3000। अब जिस लेवल पर निकालना चाहते हैं उस लेवल पर हम निकाल सकते हैं। ये हमारा बन गया दोस्तों हमारा लीस्ट स्क्वायर मेथड। मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों अब यहां तक आपको सारा समझ में आ गया होगा। तो यहां तक आने के बाद बेटा आपको ये पता चलेगा, ये जितने पॉइंटर्स मैंने अभी तक आपको करवाए हैं, लीस्ट स्क्वायर और ये वाले सारे, बेटा ये सारे कौन से हैं, ये सारे के सारे हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यूज या अंदाजे से आंसर दे रहे हैं। मैंने आपको बोला मेन हमारे लिए सबसे पहला वाला था जिसमें हमने यूनिट्स और आउटपुट को कवर करा, बाकी सब एक एक नंबर के क्वेश्चंस के लिए एमसीक्यू के लिए वैलिड आ सकते हैं। लास्ट मेथड करते हैं जो आपके पास आएगा नहीं, जो आपके पास आएगा नहीं, ठीक है बेटा, बट फिर भी हम करेंगे जरूर, दैट इज ग्राफिकल मेथड। भाई अगर हम ग्राफिकल मेथड्स की बात करें तो यहां पर हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, यानी कि हमें ग्राफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये काम कैसे होता है बेटा, सबसे पहले हम कहते हैं आप क्या करेंगे, लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेंगे, मतलब काफी सारे डेटा को इंटरप्रेट करेंगे, उन्हें कंसीडर करेंगे, जिसमें आप लेंगे बेटा आर टेकन फॉर किस किस चीज के लिए, टोटल कॉस्ट और यूनिट्स, इन दोनों के लिए बेटा ये लार्ज नंबर ऑफ डेटा आप कंसीडर करेंगे। उसके बाद आप आउटपुट को दिखाएंगे बेटा एक्स एक्सिस पर, आउटपुट इज शोन ऑन एक्स एक्सिस, एंड टोटल कॉस्ट आप रिफ्लेक्ट करेंगे बेटा वाई एक्सिस पर, ठीक है जी। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये सारा डेटा पुट करने के बाद हम एक बेस्ट फिट वाली लाइन बनाएंगे। अब ये कैसे करेंगे, अभी सब आपको एक एग्जांपल से दिखाऊंगा। अगला एग्जांपल बेटा इसी का होगा, न्यूमेरिकल। तो ड्रॉ अ लाइन जिसको अपन बोल देते हैं बेटा बेस्ट फिट, इसको अपन क्या बोल देंगे, ये बेस्ट फिट लाइन है, विच पासेस थ्रू, और ये हमारे पास क्या होगी बेटा, पास होगी कहां से, विच पासेस थ्रू मोस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स, सबसे ज्यादा पॉइंट्स से ये पास हो, मतलब जितने ज्यादा पॉइंट्स हो सके उससे पास हो, बट ये एक सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, गोल गोल नहीं घूमेगी, ठीक है। चौथा, द पॉइंट एट विच, ये जो बेस्ट फिट लाइन है, एट विच बेस्ट फिट लाइन कट्स वाई एक्सिस, जहां पर ये वाई एक्सिस को कट करेगी वो हमारे पास हमारे को इंडिकेट करेगा हमारी टोटल एफसी। ये बेटा हमारे को क्या इंडिकेट कर देगा, हमारी टोटल एफसी। आई नो अब यहां से कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, पता नहीं क्या बोल गए सर, यार ये क्या बातें कर गए। मैंने कहा आई नो होता है कंफ्यूजन, चलिए मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं आपको। सिंप्लीफाई करने का तरीका बेटा ये है कि हम यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपके लिए रैंडम डेटा लिया है, ये हमारा क्वांटिटी है और ये हमारा कॉस्ट है। अब जैसा कि मैंने बोला भाई पहले हमें इस डेटा को अपने ग्राफ में बेटा इनबिल्ट करना पड़ेगा। ग्राफ में इनबिल्ट बेटा कैसे करेंगे, हम इधर वाली साइड लेंगे बेटा यूनिट्स और इधर लेंगे हम हमारी कॉस्ट वाई एक्सिस पर। अब हमें दिख रहा है बेटा 4, 6, 8, 10 करके कॉस्ट है, तो हम अंदाजे से बना लेते हैं 2000, 4000, 6000, 8000, 10000, 12000। एक रेंडमली मैंने अंदाजे से नंबर ले लिया बेटा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मेरे पास कोई ग्राफ पेपर तो है नहीं यहाँ पर, तो मैंने अंदाजे से बेटा अपने एक्सिस पर नंबर ले लिए हैं, ठीक है। चलो ये अंदाजे से एक नंबर आ गए। अब आउटपुट बेटा हजार हजार में चल रहा है तो हजार हजार ले लो, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, ठीक है। तो ये आ गया बेटा 1000, 2000, फिर आपका 3000, 4000 और 5000। अब हम सारे पॉइंट्स को बेटा इंडिकेट करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 1 आपका क्या है, 1000 पर 4000, तो बेटा ये हमारा अप्रोक्सीमेट पहला पॉइंट बन गया। अगला है बेटा 2000 वाले लेवल पर 6000, अप्रोक्सीमेटली ये यहां पर कहीं पर आएगा अंदाजे से।
3000 पर है 8000, यानी कि बेटा अप्रोक्सीमेटली ये यहां पर कहीं पर इंडिकेट हो गया। 4 वाला है बेटा 10,000 पर, अप्रोक्सीमेटली ये यहां पर कहीं पर अंदाजे से बना देते हैं। ऐसे बेटा ग्राफ में हम प्रैक्टिकली बहुत सारे पॉइंट्स लेंगे, अभी हमने 4 लिए। अब हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे बेटा जो इन सबको ज्वाइन करती हुई बन जाए। हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे जो इनमें से सबसे ज्यादा पॉइंट्स को बेटा कवर अप करे, जो इनमें से सबसे ज्यादा पॉइंट्स को कवर अप करे, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, बेस्ट फिट लाइन। तो ये हमारे पास बेटा हमारी बन गई है बेस्ट फिट लाइन, अगर आप देखेंगे, और ये हमारे लगभग 2000 के लेवल पर टच कर रही है। जहां पर ये हमारे लेवल को टच करेगी, आप वहीं से एक और लाइन बना देंगे स्ट्रेट। बेटा ये वाली लाइन हमारी बन जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट, दिस वुड बी द फिक्स्ड कॉस्ट। तो अंदाजे से हमारे पास आ चुका है बेटा हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो गई, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट हो गई बेटा 2000। अब हम कहेंगे भाई टोटल कॉस्ट में से एफसी हम निकाल चुके हैं, सारे लेवल्स पर 2000 रहेगा, यानी कि बाकी का जो डेटा है वो क्या बन जाएगा बेटा वीसी। तो यहां पर वीसी भी हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा 4000, ये हो गया 6000 और ये हो गया बेटा 8000। तो ये अलग अलग केसेस में आपका वीसी और एफसी बेटा टेक्निकली तैयार हो गया। ये अलग अलग केसेस में आपका वीसी और एफसी टेक्निकली तैयार हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों अब यहां तक का सारा कार्यक्रम समझ में आ गया। तो अब दोस्तों हमने आपके साथ सारे के सारे मेथड्स पढ़ लिए सेग्रीगेशन के। जैसा कि मैंने अभी बोला, मैं फिर से एक बार और रिपीट कर रहा हूं, हमारे कोर्स में सबसे ज्यादा जो यूज होगा वो होगा बेटा ये वाला मेथड, मेथड नंबर 4। ये सबसे ज्यादा यूज होगा, बट बाकी मेथड्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ग्राफिकल के ऊपर आई डोंट थिंक क्वेश्चन आना चाहिए, बट फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए वो भी समझा दिया है। तो दोस्तों अब आपको पहले तो वेरिएबिलिटी या बिहेवियर वाइज आपकी टोटल कॉस्ट का ब्रेकअप बेटा समझ में आ गया होगा कि भाई आपने टोटल कॉस्ट को कैसे कैसे ब्रेक करा है। अब हम चलते हैं बेटा सेकंड क्लासिफिकेशन पर, जहां पर हम नेचर या एलिमेंट वाइज अपनी कॉस्ट को ब्रेक करेंगे। अब ये है मेन क्लासिफिकेशन जिसके बेस पर हमारा पूरा आगे का कोर्स टिका हुआ है। आइए बेटा समझते हैं। हमने कहा देखो भाई हमारे पास है कॉस्ट, यस सर बिल्कुल है आपके पास कॉस्ट। तो दोस्तों हम इस कॉस्ट को सबसे पहले तो 3 डिफरेंट पार्ट्स में बांटेंगे। अब ये 3 डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से, मैंने कहा सुनिए। देखो बेटा अगर हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात करें तो आपके और हमारे लिए बिजनेस बेटा 2 प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले वो बिजनेस जो कि गुड्स में डील करते हैं। गुड्स में डील करने का मतलब दे डील इन प्रोडक्ट्स, जैसे ये कैलकुलेटर, ये पेन, टी शर्ट, इन सब में। तो ये वाले जो बिजनेस होते हैं इनके लिए जो मेन कॉस्ट है वो किस चीज की, तो सर इनके लिए जो मेन कॉस्ट होती है वो होती है बेटा रॉ मटेरियल। तो हमने कहा कॉस्ट का एक एलिमेंट हमने बना दिया बेटा मटेरियल। इसमें सारे गुड्स वाले सेक्टर को हमने कवर कर दिया, जो भी लोग गुड्स से डील करते हैं। फिर उसके बाद हमने कहा भाई दूसरे हो सकते हैं वो जो ह्यूमन रिसोर्स या बेटा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपको हम क्लासेस दे रहे हैं, दिस इज अ सर्विस विच वी आर गिविंग। तो ये जो सर्विस वाले सेक्टर है इनके लिए मेन कॉस्ट क्या होती है बेटा, इन सब के लिए जो मेन कॉस्ट है वो होती है आपकी लेबर की कॉस्ट, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स। अब जब हम वर्ड लिखते हैं लेबर, तो लेबर का मतलब ये नहीं है छोटा मजदूर जो मेहनत कर रहा है, नहीं, यहां बेटा ऑल ह्यूमन रिसोर्सेज आ गए, चाहे वो सीईओ, सीएफओ, डायरेक्टर, सब कोई भी हो, जो भी कंपनी के पेरोल पर है बेटा वो सारे लेबर कैटेगरी में। तीसरा मटेरियल हो गया, लेबर हो गया। अब इनके अलावा बिजनेस के तो और कोई टाइप नहीं, तो हमने बेटा थर्ड कैटेगरी बना दी जिसको हमने नाम दे दिया हमारे एक्सपेंसेस। तो ये वो आइटम हो गई जो हमारे पास बेटा कैसी हो गई, जो मटेरियल और लेबर वालों के लिए कॉमन हो गई। जैसे अगर हम बात करें रेंट, तो बेटा जो ये वाला काम कर रहे हैं उनको भी रेंट देना पड़ सकता है, इनको भी देना पड़ सकता है। इलेक्ट्रिसिटी इनको भी पे करनी पड़ेगी, इनको भी, एंड सो ऑन, बहुत सारे एग्जाम्पल। तो पहला क्लासिफिकेशन या पहला क्राइटेरिया जो हमने क्रिएट करा वो क्या करा बेटा, मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस। क्यों करा,
इसमें अब सारे प्रकार के इंडस्ट्रीज को हमने कवर कर लिया। अब हम फर्दर मटेरियल को बेटा दो पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे, सिमिलरली लेबर को और सिमिलरली एक्सपेंसेस को। अब ये दो पार्ट्स आपके नेक्स्ट क्या होने वाले हैं, आइए जरा समझते हैं। बेटा ये दो पार्ट्स में अब हम इसको ट्रेसेबिलिटी वाइज करेंगे। अब ये मिक्स बन रहा है सब कुछ। ट्रेसेबिलिटी वाइज मतलब हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट और दूसरा होता है बेटा इनडायरेक्ट। अब ये क्या होता है सर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मैंने कहा 1 मिनट लिख दीजिए, मैं पहले लिख लेता हूं, फिर आपको तसल्ली से एक ही बार में ये पूरा का पूरा समझा दूंगा। ऑल्दो हमारे लिए कोई इतना ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, बट यस नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है। बेटा देखो, डायरेक्ट करने के लिए 2 पॉइंट्स है। सबसे पहला, आपके पास ये वाला खर्चा जो भी होगा, एक तो प्रोडक्ट वाइज आइडेंटिफाई होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट में लग रहा है, और आसानी से पर यूनिट पता चल जाए। मतलब बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े और यार इसका पर यूनिट कैसे निकलेगा, नहीं, आराम से इजीली आइडेंटिफाई हो जाए। जैसे मैं कहता हूं ये टी शर्ट मैंने पहनी है, इस टी शर्ट को बनाने के लिए एक पर्टिकुलर साइज की टी शर्ट पे कितना कपड़ा लगता है, ये पता होता है। यस पता होता है। तो बेटा ये क्या बन गया, आपका डायरेक्ट मटेरियल। टी शर्ट में लग रहा है, मुझे पता है पर यूनिट कितना। इसमें बटन्स लगेंगे, हमें पता है कितने बटन्स लगेंगे, तो इजीली आइडेंटिफाइड है, टी शर्ट में लग रहा है डायरेक्ट मटेरियल। और बताता हूं, इसको स्टिच करने के लिए थ्रेड लगा। थ्रेड एक बहुत नॉमिनल अमाउंट का आता है। अब मैं ये मेजर करने लगूं भाई एक स्ट्रेट टी शर्ट में कितना थ्रेड लगा, कर सकते हैं बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम उसको क्या बोल देंगे बेटा, इनडायरेक्ट मटेरियल। भाई पहली बात मटेरियल है, वी कैन टच एंड फील, तो मटेरियल है, बट ये डायरेक्ट आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा, तो भाई इसको इनडायरेक्ट में डाल दो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक बहुत ही थिन लाइन ऑफ बाइफर्केशन होता है। तो पहली मटेरियल जो आप डायरेक्ट, कौन सा, जो प्रोडक्ट में लग रहा है, हमें सीधा सीधा दिख रहा है प्रोडक्ट में लग रहा है। दूसरा, आपका वो प्रोडक्ट में तो लग रहा है और इजीली आइडेंटिफाइड है पर यूनिट करना, तो वो डायरेक्ट है, वरना बेटा सारे बन जाएंगे इनडायरेक्ट। जैसे मैं एक लेबर का एग्जांपल लूं, फिर मैं लेबर की बात करूं तो जो फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहा है, जो मशीनें चला रहा है, उसकी आइडेंटिफिकेशन इजीली पॉसिबल है और वो प्रोडक्ट में भी लग रही है। अब मैं बात करूं कंपनी का सीईओ सीएफओ साहब है, वो बेटा कोई प्रोडक्ट बना नहीं रहे, डायरेक्टली उनकी सर्विस प्रोडक्ट में नहीं लग रही, इनडायरेक्ट। फैक्ट्री का सुपरवाइजर, प्रोडक्ट में खर्चा लग रहा है बट पर यूनिट निकालना मुश्किल है, तो आपका इनडायरेक्ट लेबर। तो दोस्तों इस तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बाइफर्केशन। एक्सपेंसेस की बात करते हैं। रेंट लग तो रहा है, हमारा खर्चा हो रहा है, बट पर यूनिट निकालना मुश्किल है, तो इनडायरेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, ये सब बेटा इनडायरेक्ट कैटेगरी में। बट अगर डायरेक्ट की बात करें तो क्या होगा, जैसे मेरी कॉस्ट, मैं पीडब्ल्यू के पेरोल पर नहीं हूं, पीडब्ल्यू के पेरोल पर नहीं हूं, मान लो नहीं हूं, तो मैं अगर पीडब्ल्यू के पेरोल पर नहीं हूं, मैं एज अ प्रोफेशनल पीडब्ल्यू के साथ काम कर रहा हूं, एज अ प्रोफेशनल काम कर रहा हूं, तो पहली बात आई एम नॉट अ लेबर। वैसे तो मैं हूं, बट मैं आपको बता रहा हूं, हाँ ये सस्पेंस है बेटा, मैं हूं या नहीं हूं सोचते रहो। तो मैं अगर पीडब्ल्यू के पेरोल पर नहीं हूं, तो पहली बात मैं लेबर नहीं हूं, बिकॉज लेबर कौन होंगे, जो उसके पेरोल पर होंगे, जिनको वो सैलरी देते हैं। तो मैं पीडब्ल्यू के पेरोल पर नहीं हूं, इसलिए मैं एक्सपेंस हूं, बट मेरा खर्चा डायरेक्टली क्लास में लग रहा है, हमें पता है, तो मेरा क्या बन जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो अब आपको ये डायरेक्ट एक्सपेंस का पॉइंट समझ में आ गया। जैसे कि और एग्जांपल दूं बेटा, अभी हम आगे जाके इसकी पूरी लिस्ट लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस की, तो अभी मैंने फिलहाल एक ब्रॉड वे में यहां पर समझाया है कि आपके पास ये तीनों एलिमेंट्स बेटा कैसे कैसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, मान लो मुझे ये पेन बनाना है, मैं गया मैन्युफैक्चरर के पास, भाई साहब ये पेन बनाना है, कहता है हाँ सर बना देंगे। मैंने कहा बताओ कितना खर्चा, कहते देखो इसमें सामान लगेगा, मान लेते हैं 50 रुपए का, 10 रुपए का। ठीक है, मैंने कहा ओके। सर इसमें वर्कर बनाने के 3 रुपए ले लेगा। मैंने कहा ठीक है। सर इसमें डिजाइन बनाएगा एक पर्सन, जो इस प्रोडक्ट का डिजाइन बनाएगा, 2 रुपए लेगा। मैंने कहा ठीक है। तो यानी कि वो कहता है 10 रुपए का मेटीरियल लग रहा है और ये क्या लग रहा है बेटा, 3 रुपए का लेबर, 2 रुपए का एक्सपेंस, तो कुल मिलाकर 15 रुपए लग गए।
बट ये 15 रुपए हमारे कौन से हैं? डायरेक्ट। अब वो कहता है सर देखो ये तो तीनों खर्चे प्रोडक्ट के हैं, इसके ऊपर से और जोड़ लो। ऊपर से क्यों जोड़ लो? क्योंकि सर ये इनडायरेक्ट वाले भी तो हैं। अब ये पर यूनिट है ही नहीं, हमें पता ही नहीं है, यही तो प्रॉब्लम था कि भाई ये वाले तीनों हमें पर यूनिट नहीं पता। तो हमने कहा ठीक है भाई अंदाजे से जोड़ लो, हमने कहा ठीक है। अब ये जुड़ते हैं ओवर एंड अबव द प्रोडक्ट। ये कैसे जुड़ते हैं बेटा? ओवर एंड अबव द प्रोडक्ट। तो हमने इन तीनों का बेटा कंसोलिडेट करके नाम रख दिया, जिसको हमने नाम रख दिया बेटा हमारा ओवरहेड्स। हमने इन तीनों को कंसोलिडेट करके बेटा नाम रख दिया और हमने रख दिया ओवरहेड्स। ओवरहेड्स क्यों रख दिया? क्योंकि यह ओवर एंड अबव द प्रोडक्ट लगते हैं। इनको हम ऊपरी खर्चे बोल देते हैं कि भाई ये हमारे ओवर एंड अबव द प्रोडक्ट लग रहे हैं। दीज आर ओवर एंड अबव द प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये बन गया ओवरहेड्स। सर के ऊपर और खर्चा जोड़ दिया। हमने कहा ठीक है साहब। अब ये जो ओवरहेड्स हैं इनको हम बेटा फर्दर आइडेंटिफाई करेंगे और आगे। कैसे कैसे सर? मैंने कहा देखो भाई या तो ये वाले खर्चे कंपनी के बेटा फैक्ट्री में लगेंगे, तो जो फैक्ट्री का खर्चा हो गया उसे बोल दिया फैक्ट्री ओवरहेड्स, या आप इसे दूसरे नाम से जानते हो एज योर प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो बेटा ये वाली बात भी क्लियर हो गई आपको, फैक्ट्री ओवरहेड्स। दूसरा यहां बन सकता है ऑफिस रिलेटेड खर्चे, जिनको हम बोलते हैं बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ये भाई पूरी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को चलाने का खर्चा। तीसरा होता है फाइनली गुड्स को बेटा बेचने का और कंज्यूमर तक पहुंचाने का खर्चा, जिसको हम बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो भाई ये हमारे पास अब फाइनल कॉस्ट का बेटा क्लासिफिकेशन आपके सामने बन गया। तो फाइनली अगर हम बात करें हमारी जो कॉस्ट है बेटा उसके कितने पार्ट्स हो गए? एक बनाया डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटा हमने अपनी कॉस्ट को मेनली 6 पार्ट्स में बांटा। सो दीज आर द 6 पार्ट्स बेटा जिसमें हमने अपनी पूरी की पूरी कॉस्ट को यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करा है। आई होप बच्चों पहले ये वाला मैटर अब आपको पूरा का पूरा बेटा क्लियर हो गया होगा। दिस शुड बी 100% क्लियर टू एवरीवन कि दोस्तों हमने यहां पर बच्चा आपके साथ सारा का सारा काम बेटा किस तरीके से करा है, हाउ वी हैव डन एंड परफॉर्म द एंटायर टास्क। तो यहां पर अब आपको कॉस्ट का मैंने अलग अलग तरीकों से समझाया। जैसे पहले हमने सीखा वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल। अब हम समझ रहे हैं बेटा कॉस्ट का ये क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यही क्लासिफिकेशन के बेस पर आगे हमारे सारे टॉपिक्स के अंदर, चैप्टर्स के अंदर सारे कॉन्सेप्ट बने हैं। तो अब फाइनली क्लोज करें तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इन तीनों की, इन 6 की 6 आइटम्स की डिटेल्स भी हम आने वाले चैप्टर्स में बहुत सारी पढ़ने वाले हैं। तो आपको इसके अंदर और मैटर मिलेगा, ठीक है बेटा। बट यहां पर एक सिंपल करने के लिए मैं फिर से एक बार शॉर्ट में बता देता हूं, जनरली बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है। तो डायरेक्ट का मतलब वो है जो हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस से लिंक कर पाए। दूसरा, उसे इजीली बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए पर यूनिट निकाल पाए। एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने का मतलब उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगनी चाहिए। नॉर्मल जो कॉस्ट है उसी के अंदर वो पर यूनिट हमारा एक्स्ट्रा निकल जाए, उसी के अंदर हमारी पर यूनिट की कॉस्ट निकल जाए तो डायरेक्ट है। अगर वो नहीं निकल सकता तो बेटा हम उसको किस कैटेगरी में डाल देंगे? इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट डाल के इसको सबको ओवरहेड्स में डाल देंगे। फिर ये फंक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूट होगा कि फैक्ट्री का कितना, एडमिन का कितना, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कितना। आई होप दोस्तों पहले इतना मैटर समझ में आ गया होगा। अब ये जो सारा का सारा मैटर बेटा हमने आपके साथ करा है, दिस ब्रिंग्स अस टू द क्लोजर ऑफ आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज योर इंट्रोडक्शन। यहां पर आकर दोस्तों अब हमने आपके साथ इंट्रोडक्शन का सारा पार्ट बच्चा कंप्लीट कर लिया। जब हम कहते हैं इंट्रोडक्शन तो बेटा जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था, यहां पर हमने अभी आपके साथ सारे टॉपिक्स बेटा कवर नहीं करे हैं। वी हैव नॉट कंप्लीटेड ऑल द टॉपिक्स। यहां पर अभी हमने सिर्फ उतना ही कंटेंट कवर करा है जितना हमें आगे के बेस के लिए चाहिए।
बाकी के जो टॉपिक्स अभी बचे हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे हमारी चैप्टर्स की जर्नी चलेगी उसके दौरान हम वो सारे के सारे खत्म कर देंगे। दोस्तों, इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है, नोटिंग आप आराम से कर लेना, ये नोट्स आपके पास अवेलेबल है ही है। अच्छे से पढ़ना इसलिए कह रहा हूं बिकॉज ऑफ एमसीक्यू पार्ट है, तो एग्जामिनर एमसीक्यू पूछेगा। मैंने आपको सैंपल भी दिखाया, भी कुछ एग्जांपल्स आपको दिए। तो भाई इन सब चीजों से संभल के रहना है, तभी आप आगे जीवन में काम कर पाएंगे, है ना? समझ में आ गई बात? यस सर। तो चलिए, विद दिस आई एंड अप दिस सेशन। यहां पर आकर बेटा हमारा ये वाला सेशन आपके साथ कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे आपसे अगले चैप्टर में। टिल दैट टाइम दोस्तों, बाय बाय। मैं सिर्फ लास्ट में क्या बोलता हूं, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि दोस्तों फाइनली अंत में सिर्फ पढ़ाई काम आऊगी और कुछ काम नहीं आना, सिर्फ पढ़ाई काम आऊगी। तो पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। अभी के लिए बाय बाय, सी यू सून इन अवर नेक्स्ट चैप्टर।